वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 20 अगस्त 2023 को। हमने सारा अपना कंटेंट रिवाइज़ किया है। मैराथन के थ्रू भी हमने पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक एनसीईआरटी के कवर किए हैं। सारी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। वीडियो सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं जो आपको कराई गई हैं। और अब हम ये पैडागोजी के 50 क्वेश्चंस देख रहे हैं, जिसमें हम सारे जो प्रीवियस ईयर 2022-23 हैं वो कवर अप कर रहे हैं। अगर आप 22-23 वाले पैडागोजी की क्लासेस ही देख जाते हैं ना, तो पैडागोजी में आपका बहुत अच्छा काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है। और आज की जो हमारी ये क्लास है, क्लास सेकंड रहने वाली है। इससे पहली वाली क्लास में, क्लास 1 में भी हमने 50 क्वेश्चन देखे थे, और आज भी हम 50 क्वेश्चन जो है वो कवर करने वाले हैं। 17 जनवरी 2023, 18, 19, 20 और 23 में जो आपके क्वेश्चंस बने थे 2023 में पैडागोजी के, वो सारे क्वेश्चन हम आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। अगर आपको साइंस पेपर 2 के लिए नोट्स चाहिए, सारे प्रीवियस ईयर जो मैराथन कराई है उसकी पीडीएफ, और ये जो पैडागोजी के क्वेश्चंस हैं विद आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ताकि आप अभी देख लें और बाद में क्या कर सकें, क्वेश्चन जो पीडीएफ होंगे उनसे आप क्या कर सकें, विद आंसर्स जो होंगे आपके पास उनसे आप रिविजन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले हम देखेंगे 17 जनवरी 2023 में हमारे पैडागोजी के किस तरह के क्वेश्चन बने। तो पैडागोजी का क्वेश्चन देखते हैं 21। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग नेचर ऑफ साइंस। विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। साइंस प्रमोट स्केप्टिसिज्म। विज्ञान सदैहवाद को बढ़ावा देता है। बिल्कुल, विज्ञान में जैसे बच्चा नया नया आता है ना, तो उसको जो क्लास में टीचर बता रहा होता है ना, वो चीज़ उसकी जो जीवन में चल रही होती है ना, उनसे रिलेट नहीं करती। तो विज्ञान हमेशा संदेहवाद को बढ़ावा देता है। जैसे कुछ थ्योरीज होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, क्योंकि उनमें संदेह होता है। तो याद रखेंगे साइंस प्रमोट स्केप्टिसिज्म, जब भी ये आ जाए तो याद रखेंगे ये नेचर है विज्ञान का, ये पॉजिटिव पॉइंट है इन रिगार्ड ऑफ नेचर ऑफ साइंस, विज्ञान की प्रकृति के विषय में। साइंस इज ऑलवेज ऑब्जेक्टिव नहीं, साइंस टेंटेटिव होती है, सर्वदा वस्तुनिष्ठ है, ये बात यहाँ पर गलत है। साइंस इज इंटरडिसिप्लिनरी। विज्ञान अंतः विषयी अध्ययन है। याद रखेंगे साइंस का जो नेचर है उसमें इंटरडिसिप्लिनरी भी आता है, बहुत बार पैडागोजी में हमने पीछे भी देखा है, तो ये भी आपका इसमें नेचर में कंसिडर होगा। साइंस इज सेम अक्रॉस ऑल कल्चर। विज्ञान सभी संस्कृतियों में एक समान है, नहीं, ये बात गलत है। साइंस जो है एक समान नहीं है। साइंस जो है अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरीके से प्रयोग करी जाती है, वहाँ पर वो सेम नहीं होती। तो यहाँ पर जो सही बात है वो ए और सी होगी, और ए और सी हमको देखने को मिलती है ऑप्शन नंबर 4 में। तो यही विज्ञान की प्रकृति को दर्शाती हैं, साइंस के नेचर को बताती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। नाइव कॉन्सेप्शन। लेकिन नाइव कॉन्सेप्शन वो होते हैं जिनमें बच्चे क्या होते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को मान लेते हैं, है ना, बहुत अर्ली चीज़ों को समझने की कोशिश करना बिना उनके एक्सपेरिमेंट के या उनको जाने सही से, तो वो नाइव कॉन्सेप्शन होता है। विच चिल्ड्रन हैव अबाउट वेरियस साइंस कॉन्सेप्ट एंड फिनोमिना। जो बच्चों के अंदर है बहुत से साइंस के कॉन्सेप्ट और फिनोमिना को लेकर, विभिन्न वैज्ञानिक संप्रत्यों और परिघटनाओं के विषय में बच्चों को जो सहज संप्रत्य है उसके विषय में हमें यहाँ पर कुछ बताना है। शुड बी इग्नोर बाय टीचर एज दे आर इर्रिलेवेंट। जो उसके नाइव कॉन्सेप्शन है उनको हमें इग्नोर करना चाहिए, नहीं, ये बात यहाँ पर गलत हो गई। देखिए कभी भी बच्चे अगर कुछ सोचता है, कुछ जल्दी सोच रहा है, और वो जब वो जल्दी सोच रहा है तो सीधी सी बात है वो चीज़ सोच रहा है जो साइंस के कॉन्सेप्ट में नहीं है। अर्ली सोचना मतलब क्या है, जल्दी सोच रहा है और अपने विचार रख रहा है, ना कि जो साइंस के रियल हैं वो चीज़ों को देख रहा है। तो क्या हमें उन चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए? नहीं, इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो बच्चा गलत सोच रहा है उसको हमें इस तरह से एक्टिविटी के थ्रू समझाना चाहिए, ताकि बच्चे का जो माइंड में गलत है वो सही हो जाए। इस पर ही टीचर का जो है वो फोकस होना चाहिए। शुड बी रिप्लेस्ड बाय टेलिंग द करेक्ट वन। उनको रिप्लेस कर देना चाहिए, उन्हें बोलकर सही संप्रत्यों द्वारा विस्थापित कर देना चाहिए। नहीं, बच्चे को ये फील नहीं कराना है, इससे चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं, तो ये भी यहाँ पर हट जाएगा। शुड बी चैलेंज बाय काउंटर एविडेंस। उन्हें विरुद्ध प्रमाण द्वारा चुनौती देनी चाहिए। जो बच्चे का नाइव कॉन्सेप्शन है, जो बच्चा अभी बहुत जल्दी सोच रहा है चीज़ों को लेकर, जबकि वो असल में कुछ और हैं, तो उनको सही जो एविडेंस है उसके साथ बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। तब बच्चा रियली में उसको समझेगा, तब उसको कॉन्सेप्ट वहाँ पर वो समझ में आएगा। जैसे बच्चा अगर बचपन में आया है, सपोज
वो अभी ये सोचता है कि पानी में अगर हम कुछ भी डालेंगे तो वो डूब जाएगा। उसको अभी ये बुआंट फोर्स, डेंसिटी, घनत्व का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना। तो वो उसकी एक सोच है, वो नेटिव कॉन्सेप्शन है उसका, वो नाइव कॉन्सेप्शन है उसका कि वो सोच रहा है कि मैं अगर पानी में जाऊँगा तो मैं डूब जाऊँगा। लेकिन उसको स्विमिंग का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। अच्छा, स्विमिंग में कैसे तैर पा रहा है इंसान, क्योंकि इंसान क्या कर रहा है, आप देखते हैं वो हाथ पैर हिलाते हैं, वो पानी को हिलाते हैं, पानी को हटाते हैं, और पानी को हटाने से नीचे से बुआंट फोर्स लगती है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट फिर जब उनको पूरा एविडेंस दिखाया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो उनका वो मिसकंसेप्शन है, नाइव कॉन्सेप्शन है, सहज संप्रत्यय है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, प्रेजेंटिंग नॉन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सेप्ट इन साइंस। विज्ञान में संप्रत्यों के गैर उदाहरण प्रस्तुत करना। जैसे एनालॉजी में होता था, अभी पीछे जब हम पढ़ रहे थे पेडागोजी में, टीचर को सेल टॉपिक पढ़ाना था, कोशिका पढ़ाना था, उसको समझाने के लिए उसने ब्रिक, है ना, नॉन एग्जाम्पल, क्योंकि वो उस कॉन्सेप्ट से रिलेट करता हुआ एग्जाम्पल थोड़ी है, ब्रिक वाला एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि देखिए कैसे घर को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होती है, ईंट चाहिए होती है। ऐसी हमारी बॉडी में जो फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट होता है वो सेल होता है, वो कोशिका होता है। तो प्रेजेंटिंग नॉन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर सेल टॉपिक को पढ़ाना था, लेकिन उसने प्रेजेंट करा क्या, नॉन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सेप्ट। तो वो क्या है साइंस में, वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, नहीं, वो तो और उस चीज़ को ठीक करने के लिए यूज़ करा जाता है। लीड टू कॉन्सेप्चुअल गैप, नहीं, कॉन्सेप्चुअल गैप संप्रत्यों की कमियों की ओर अग्रसित करता है, नहीं, ये भी नहीं होगा। प्रमोट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, संप्रत्यों की समझ को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल। जो बच्चे को सेल टॉपिक, कोशिका जो है वो समझ में नहीं आ रहा था, जब टीचर ने उसे नॉन एग्जाम्पल के थ्रू प्रेजेंट किया तो वो उसकी जो समझ है उसको उसने कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पोर्ट्रे अ कंस्ट्रक्टिविज्म साइंस क्लासरूम। निम्न में से कौन सा कथन एक रचनात्मक विज्ञान कक्षा कक्ष को निरूपित करता है। देखिए जो कंस्ट्रक्टिविज्म क्लास साइंस क्लासरूम होती है, बेसिकली उसमें क्या होता है ना, जैसे आप ड्रामा वगैरह देखते हैं ना, बच्चे प्रेजेंट करते हैं, जिसमें जैसे पेड़ को कैसे कंजर्व करना चाहिए उसको लेकर बच्चों की एक्टिविटी कराई जा रही है ना, ड्रामा वगैरह प्रेजेंट करवाई जा रही है, वो चीज़ें कंस्ट्रक्टिविज्म साइंस क्लासरूम में मतलब उसमें आती हैं। द रोल ऑफ डायलॉग इज गिवन अटेंशन, संवाद की भूमिका पर ध्यान दिया जाना। देखिए ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, यही कंस्ट्रक्टिविज्म साइंस में क्लासरूम में आती है, क्योंकि बच्चे यहाँ एक्टिविटी करते हैं तो वो किस तरह की चीज़ें बोल रहे हैं, किस तरह से चीज़ों को बता रहे हैं, वो वहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टूडेंट मल्टीपल पर्सपेक्टिव आर एक्नॉलेज, विद्यार्थियों की जो बहुल परिप्रेक्ष्य होता है उसको संज्ञान में लिया जाता है, जो उसके मल्टीपल पर्सपेक्टिव हैं उनको एक्नॉलेज करा जाता है, जो अलग अलग तरह से चीज़ों को सोच रहा है, जो कर रहा है, तो उनको वहाँ पर एक्नॉलेज करा जाता है, उनको संज्ञान में लिया जाता है। कनेक्शन बिटवीन साइंस एंड अदर सब्जेक्ट एरिया इज हाईलाइटेड, विज्ञान और अन्य विषय क्षेत्रों के संबंध पर विशेष बल दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि देखिए जब ट्री को वहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे एज ए ड्रामा के फॉर्म में स्टेज पर जाकर, तो देखिए वहाँ पर वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी वहाँ से जोड़ रहे हैं, उसमें जो अदर सब्जेक्ट हैं वो भी कहीं ना कहीं हाईलाइट हो रहे हैं। तो ये बात भी यहाँ पर सही है। ऑब्जेक्टिविटी इन रेस्पॉन्सेज इज गिवन इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पर जो बच्चे उत्तर दे रहे हैं, उत्तरों की जो वस्तुनिष्ठता है उसको महत्व दिया जाता है, नहीं, यहाँ पर उस चीज़ पर फोकस नहीं करा जाता कि बच्चा क्या उत्तर दे रहा है, उस पर फोकस नहीं कि बच्चा कैसे कर रहा है और उसको कैसे प्रेजेंट कर रहा है, उस पर फोकस किया जाता है कंस्ट्रक्टिविज्म क्लास में। तो ये यहाँ पर बाहर हो जाएगा। असेसमेंट फोकस्ड ऑन करेक्ट एंड साइंटिफिक रेस्पॉन्सेज, मूल्यांकन सही एवं वैज्ञानिक उत्तरों पर केंद्रित होना चाहिए, नहीं, इस चीज़ पर बल नहीं होता। फिर से मैंने बताया बच्चा क्या कर रहा है, कैसे चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा है, क्या वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उन चीज़ों पर फोकस होता है, ना कि ये कि बच्चा सही आंसर दे, बच्चे के रेस्पॉन्स सही हैं या नहीं है। तो डी और ई यहाँ पर गलत होंगे, और जब ए और बी सी सही होंगे तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, एन इंक्लूसिव साइंस क्लासरूम इज करेक्टराइज्ड बाय, एक समावेशी विज्ञान कक्षा कक्ष का विशिष्ट लक्षण क्या है। देखिए समावेशी कक्षा में हर तरह का बच्चा होता है, कोई बच्चा हो सकता है उसको कोई और प्रॉब्लम हो, कोई बच्चा अलग अलग माहौल के बच्चे वहाँ पर सब एक साथ रहते हैं, तो वो आपकी समावेशी कक्षा होती है। तो उसका एक विशिष्ट लक्षण करेक्टरिस्टिक क्या है ये हमको बतानी है। स्टैंडर्डाइज असेसमेंट, मानकीकृत मूल्यांकन, देखिए स्टैंडर्ड पहले से ही निर्धारित जो स्टैंडर्डाइज असेसमेंट होगा वो यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि बच्चा अलग अलग तरह का है, तो उसमें एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम उसका मतलब जो पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड बना दिया है उसी के आधार पर मूल्यांकन नहीं कर सकते। समावेशी कक्षा में हर बच्चा अलग है, तो इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शनल
प्लान वहाँ पर होते हैं, व्यक्तिगत निर्देश योजना जो है वो बनाई जाती हैं, क्योंकि बच्चा वहाँ पर जो है अलग है। कुछ बच्चे हो सकते हैं अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ बच्चे जो हो सकते हैं वो वीक भी हो सकते हैं, कुछ बच्चे जो हो सकते हैं वो थोड़े इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, कुछ बच्चे वहाँ पर एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नहीं बना के कि सबको ध्यान में रखकर एक स्टैंडर्ड बनाकर उस चीज़ से मूल्यांकन करें, नहीं, इंडिविजुअलाइज मतलब व्यक्तिगत निर्देश योजना जो है वहाँ पर होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी यूनिफॉर्म कैरिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन बाय स्पेशल एजुकेटर। देखिए समावेशी कक्षा किस लिए होती है, ताकि बच्चों को ये फील ना हो कि हम दो औरों से अलग हैं, और अगर हम उसमें स्पेशल एजुकेटर को बुला लेंगे तो कहीं ना कहीं वो निगेटिव पॉइंट हो जाएगा। एक रूप पाठ्यचर्या एवं निर्देश नहीं, यूनिफॉर्म कैरिकुलम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा अलग तरह का है, हर बच्चा अलग तरह का है, कुछ अच्छे हैं, कुछ वीक हैं, कुछ इंट्रोवर्ट हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट हैं, कुछ अलग अलग तरह के बच्चे हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं, उनकी जो लैंग्वेज है वो भी अलग अलग हो सकती है। तो इसलिए हम यूनिफॉर्म कैरिकुलम नहीं रख सकते, इसी वजह से थर्ड ऑप्शन भी हटेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। और इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली आपको 2023 के पेपर में भी देखने को मिलेगा, जो एग्जाम आपका जुलाई में होगा। अ स्टूडेंट सस्पेंड अ बार मैग्नेट बाय अ थ्रेड एंड राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन हर कॉपी। एक छात्रा ने एक छड़ चुंबक को धागे से लटकाया और अपनी कॉपी में निम्न कथन उसने लिखे। S1 यहाँ पर क्या था जो उसने लिखा वो हमें देखकर बताना है। जो उसने S1 और S2 लिखे उनके आधार पर बताना है कि उसने क्या ऑब्जर्वेशन करी, क्या वहाँ पर अवलोकन करा और क्या वहाँ पर निष्कर्ष उसने निकाला। द बार मैग्नेट कम टू रेस्ट इन सच अ पोजिशन दैट वन एंड पॉइंट इज इन द नॉर्थ एंड द अदर इज इन द साउथ डायरेक्शन। देखिए जब वो यहाँ पर क्या करा गया, एक धागे से चुंबक को बांधा गया है ना, यही तो लिखा है, अ स्टूडेंट सस्पेंड अ बार मैग्नेट बाय अ थ्रेड। तो ये चीज़ उसने करी। अब ये चीज़ जब वो करती है तो वो ये देखती है कि जब बार मैग्नेट विराम अवस्था में आती है, स्थिर अवस्था में आती है, तो उसका एक सिरा उत्तर और दूसरा सिरा दक्षिण की ओर इंगित करता है। तो जो चीज़ देखकर हम बताते हैं उसके बाद तो वो हमेशा ऑब्जर्वेशन होती है, अवलोकन होता है। तो S1 तो यहाँ पर अवलोकन है। अब वो उसको कितनी बार भी कर ले, बार बार यही चीज़ हो रही है, तो वो तो अवलोकन है। अब उससे एक निष्कर्ष निकल कर आ गया, एक इन्फ्रेंस निकल कर आ गया, क्या कि अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये तो ऑब्जर्वेशन उसने की और उससे उसे अब ये पता चल गया कि अगर कोई एक मुक्त लंबित चुंबक है वो हमेशा ही उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित होगी। तो ये हमारा एक निष्कर्ष निकल कर आया, एक इन्फ्रेंस निकल कर आया। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। S1 तो मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये तो मेरा अवलोकन है, और S2 मेरा इन्फ्रेंस है, निष्कर्ष है। तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइवर्जेंट क्वेश्चन या फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, और ये 2021 में भी बहुत बार बने थे कि कौन सा यहाँ पर अपसरित प्रश्न है या ओपन एंडेड है, जहाँ पर मल्टीपल आंसर आते हैं। बच्चे सोचते हैं एक ऐसा आंसर जो है नहीं, लेकिन बच्चे फिर भी उसको बता रहे हैं। वाई इज़ वीनस कॉल्ड द इवनिंग स्टार, इसका एक पर्टिकुलर आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि जब उस पर गैस के गोले आते हैं, गिरते हैं, तो वो फूट जाते हैं, तो वो चमकते हैं, जिसकी वजह से उसे हम इवनिंग स्टार कहते हैं। तो इसका एक पर्टिकुलर आंसर होगा, तो ये डाइवर्जेंट क्वेश्चन में नहीं आएगा। वाई डज लूनर एक्लिप्स टेक प्लेस ऑन अ फुल मून डे, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिनों में क्यों होता है, ये भी पूरा बता देंगे अर्थ सन के कॉन्सेप्ट से। What would happen if the period of rotation and revolution of moon were not the same? क्या होगा, जब भी क्वेश्चन में ऐसे आ जाए क्या होगा अगर ऐसे हो जाए, तो याद रखना वो हमेशा ओपन एंडेड या डाइवर्जेंट क्वेश्चन होते हैं, अपसरित प्रश्न होते हैं। क्या होगा यदि चंद्रमा के घूर्ण और परिक्रमण की अवधि एक समान ना हो। इनकी रोटेशन और रिवॉल्यूशन जो मून का है वो एक समान है, इसी वजह से मून का हमें एक फेस दिखाई देता है ना, सेम फेस ही जो है वो मून का हमें दिखता रहता है। तो उस केस में क्योंकि हम एक ऐसी क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो असल में है नहीं, तो जब हम ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जो है नहीं और उसमें हम बच्चों के आंसर जानने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर बच्चों के अलग अलग आंसर आते हैं, और वही आपके डाइवर्जेंट या फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा। बाकी मरकरी इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, तो इसमें सिंपल आंसर है क्योंकि वो सबसे नज़दीक है सन के, तो ये डाइवर्जेंट क्वेश्चन नहीं होगा। ये आपका सिंपल क्या होगा, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको 2023 में ज़रूर देखने को मिलेगा। 21-22 में भी इस तरह के क्वेश्चन बहुत थे।
अ टीचर गिव द फॉलोइंग टास्क टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। एक शिक्षक ने कक्षा 8 के विद्यार्थी को निम्नलिखित कार्य दिया। इंटरव्यू 10 चिल्ड्रन फ्रॉम योर नेबरहुड टू फाइंड आउट देयर फूड हैबिट एंड डाइट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड। आइडेंटिफाई द हेल्थ डाइट पैटर्न इन द चिल्ड्रन। अपने पड़ोस में 10 बच्चों के आहार और भोजन की जो आदतें हैं उनको ज्ञात करने के लिए उनका साक्षात्कार करो। प्राप्त सूचना के आधार पर बच्चों के स्वस्थ आहार के पैटर्न की जो है वो वहाँ पर हमको पहचान करनी है। तो यहाँ पर कौन से प्रोसेस स्किल हैं जो प्रमोट हो रहे हैं इस एक्टिविटी में। इस क्रियाकलाप द्वारा प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। किन प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है ये हमको बताना है। देखिए बच्चे यहाँ पर कुछ देख नहीं रहे हैं, ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। सिंपल उनको एक टास्क दिया कि 10 बच्चों से जाओ और उनके जो फूड हैबिट है, उनकी जो डाइट है वो लिख कर लाओ। तो बच्चे जाएंगे, उनसे पूछेंगे और लिख लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों ने कुछ ऑब्जर्व नहीं किया, बच्चों ने गए और उनसे बात करी। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर क्या हो, जब इंटरेक्शन हुआ तो वहाँ पर कम्युनिकेशन हुआ, तो संप्रेषण जो है वहाँ पर होगा बिल्कुल। तो कम्युनिकेशन आएगा, ऑब्जर्विंग नहीं आएगा, तो ये हट जाएगा ऑब्जर्विंग वाले सारे ऑप्शन। तो कम्युनिकेटिंग किया, फिर उसके बाद उनसे क्या करा, जो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड आइडेंटिफाई द हेल्थ डाइट पैटर्न इन द चिल्ड्रन। जो अब सूचना तुमको प्राप्त हुई है उसके आधार पर बच्चों में जो स्वस्थ आहार है उनके पैटर्न की पहचान करना, उसे ही हम डिफाइनिंग ऑपरेशनली बोलते हैं, परिचालन परिभाषित करना। जब हम जो वेरिएबल्स वगैरह, जो वैल्यू वगैरह दी गई होती हैं उनको मेज़र करते हैं, उनको जब हम लिखते हैं तो वो डिफाइनिंग ऑपरेशनली में ही आता है। तो ये प्रोसेस स्किल, ये प्रक्रिया कौशल जो है वो यहाँ पर प्रोत्साहित हो रहे हैं। तो ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। और इस तरह का क्वेश्चन भी आपको 2023 में ज़रूर देखने को मिलेगा, जहां पर जेंडर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, मोस्टली सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर करते हैं। टू एनकरेज गर्ल्स टू परस्यू स्टेम रिलेटेड करियर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज कैन बी साइंस टीचर यूज। बालिकाओं में स्टेम संबंधित पेशा चुनने के लिए विज्ञान के एक शिक्षक को निम्न में से कौन सी युक्ति का उपयोग करना चाहिए। देखिए स्टेम का मतलब यहाँ से तने से नहीं है, इसका मतलब होता है मुझे याद आ रही है इसकी डेफिनेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ। मतलब इन सब्जेक्टों को, इनमें करियर बनाने के लिए अगर हमें लड़कियों को एनकरेज करना है तो कौन सी स्ट्रैटेजीज यहाँ पर यूजफुल होंगी। यूज जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज, जब भी आ जाए जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। लिंग संवेदी भाषा का उपयोग करना चाहिए, ये हमेशा पॉजिटिव पॉइंट होता है, क्योंकि इसमें जो मुद्दे हैं, जेंडर सेंसिटिव जो इशू हैं उनको डिस्कस करा जाता है और कहीं ना कहीं जो डिफरेंस होता है वो इससे यहाँ पर दूर होता है। इनवाइट वुमेन साइंटिस्ट टू क्लास, बिल्कुल कक्षा में महिला वैज्ञानिक को आमंत्रित करना चाहिए। इससे जो अगर कुछ लड़कियां अगर ये सोच रही हैं कि लड़कियां जो हैं इस तरह के सब्जेक्ट नहीं चूज़ कर सकती, तो कहीं ना कहीं उनका जो ये डर है वो वहाँ पर ख़त्म होगा जब वो अपने सामने किसी एक वुमेन साइंटिस्ट को ही देखेंगी। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, एनकरेज स्टूडेंट इन एग्जामिंग स्टीरियोटाइप, रूढ़ि धारणाओं को जांचने के लिए विद्यार्थियों को सम्मिलित करना। बिल्कुल जो जो स्टीरियोटाइप चलती आ रही है इसको जांचने के लिए बच्चों को साथ लाना और उससे उनको पता चलेगा कि ये सब गलत बातें हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये तीनों तो पॉजिटिव पॉइंट है और 3 ही पॉजिटिव पॉइंट बताने थे, A B C ही यहाँ पर पॉजिटिव हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर सही हो जाएगा। मेक जेंडर बेस्ड ग्रुप, ठीक है, कक्षा में लिंग आधारित समूह बनाना। अगर मैं बॉयज़ और गर्ल्स को अलग समूह बना रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ दिखा दी कि हाँ हो सकता है इन दोनों में इनकी थिंकिंग अलग है और ये दोनों अलग अलग हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ही निगेटिव होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हैव सेपरेट इंस्ट्रक्शन फॉर गर्ल्स, गर्ल्स को अलग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, बॉयज़ को अलग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, नहीं, ये भी बहुत गलत होगा। इससे तो जो स्टीरियोटाइप है वो और बढ़ेगी और जो है ये जो गैप है वो और बढ़ता चला जाएगा, जबकि हमें इस गैप को दूर करना है। तो डी और ई यहाँ पर निगेटिव है, और बी सी पॉजिटिव है। ऑप्शन सेकेंड हमारा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रेटेजीज आर डिजायरेबल फॉर असेसिंग लर्नर मीनिंगफुली इन साइंस। विज्ञान में अधिगमकर्ताओं के अर्थपूर्ण मूल्यांकन के लिए कौन सी योजना वांछनीय है, ये हमको बतानी है। सेम टास्क शुड बी गिवन टू ऑल द लर्नर फॉर पैरिटी, समहर्ता के लिए सभी अधिगमकर्ताओं को एक रूप कार्य देना। देखिए हमें एसेस करना है बच्चों का मूल्यांकन करना है मीनिंगफुली इन साइंस। अगर उसमें हम सबको एक ही कार्य दे देंगे तो बच्चे एक दूसरे की चीटिंग कर लेंगे, उसमें हम सही तरीके से मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। हर बच्चा अलग है, तो मूल्यांकन के लिए हम क्या करेंगे, उनको अलग अलग टास्क देंगे और उन्हीं के बेसिस पर उनका हम जो असेसमेंट है, मूल्यांकन है वो करेंगे, वही वहाँ पर मीनिंगफुल होगा साइंस में। तो ये तो हो गया गलत पॉइंट। लर्नर्स रॉन्ग आंसर शुड बी इग्नोर। देखिए साइंस में जो गलत उत्तर होते हैं उनको हमेशा प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि आपको पता है जब हम पढ़ते भी हैं कि साइंटिस्ट जो होते हैं पहले बहुत सारी गलत चीज़ें वहाँ पर उन्होंने
की थी और उसके बाद वो सही इन्वेंशन तक पहुँचे हैं, तो रॉन्ग आंसर्स को तो प्रमोट करना चाहिए और उनकी जो गलत अवधारणा है उसको दूर करने के लिए हमें जो सही उदाहरण है उनके सामने प्रस्तुत करने चाहिए। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर गलत हो गया। लर्नर रीजनिंग शुड बी गिवन इंपॉर्टेंट, जो उसकी तार्किक थिंकिंग है उसको प्रमोशन करना चाहिए, बिल्कुल। अधिगमकर्ताओं की विवेचनाओं को महत्व देना चाहिए, उसे ही हम अर्थपूर्ण मूल्यांकन के लिए वांछनीय योजना समझेंगे। ये पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव दिख रहा है। बाकी 4th पॉइंट अगर मैं देखूँ, इंपॉर्टेंट शुड बी गिवन टू प्रिसाइज वोकेबलरी एंड डेफिनेशन, वोकेबलरी और डेफिनेशन का सुनिश्चित शब्दावली और परिभाषाओं को महत्व देना, ये साइंस में इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अधिगमकर्ताओं की विवेचनाओं को महत्व देना, जो वो विवेचना कर रहे हैं, है ना, जो तार्किक चिंतन कर रहे हैं, उसके आधार पर जो वो चीज़ें कर रहे हैं उनकी विवेचनाओं को महत्व देना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने क्या क्या सोचा, क्या क्या करा, तो वो मीनिंगफुल है साइंस में असेसमेंट के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। और इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन तो हमने 17 जनवरी कंप्लीट किया। अब हम देखेंगे 18 जनवरी में जो हमारे पैडागोजी के क्वेश्चंस बने। देखिए जो पैडागोजी का सीक्वेंस है वो आपको 21 से 30 दिख रहा होगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि 1 से 20 क्या थे, आपके कंटेंट के क्वेश्चन थे, और 10 क्वेश्चन ये क्या है, ये पैडागोजी के क्वेश्चन है जो उस दिन बने थे। तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होना है। 21 to 30 क्वेश्चन जो है ये 18 जनवरी में जो आपके पूछे गए हैं वो सारे हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना क्वेश्चन। ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट सब्सक्राइब टू बी अ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन साइंस क्लासरूम। निम्न में से कौन विज्ञान कक्ष में एक रचनात्मक उपागम का अनुमोदन नहीं है। देखिए जो रचनात्मक उपागम होता है, इसमें मैंने बताया था पहले भी, जो बच्चों को स्टेज पे ड्रामा वगैरह हैं वो कराए जाते हैं, एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, जैसे फेयर वगैरह ऑर्गेनाइज करवा लिया, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को दिखाती हैं बच्चे में। तो कौन सा इसमें नेगेटिव पॉइंट है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को लेकर, वो हमें यहाँ बताना है। विज्ञान की कक्षा में स्टूडेंट वर्क कोलैबोरेटली एंड एंगेज इन टास्क ओरिएंटेड डायलॉग, विद्यार्थी सहयोगात्मक कार्य करते हैं और कार्य अभिमुख संवाद करते हैं। तो ये तो बिल्कुल क्रिएटिविटी कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच को दिखाता है। जहाँ क्रिएटिविटी होगी वहाँ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच वहाँ पर आती है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। टीचर एलेक्ट स्टूडेंट आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंस टू प्लान टीचिंग लर्निंग, बिल्कुल। शिक्षक क्या कर रहा है, शिक्षण अधिगम योजना के लिए विद्यार्थियों के विचार एवं अनुभव, जहाँ पर वो है कुछ पढ़ाने के लिए उनके विचार और अनुभव जानते हैं, ये बात भी यहाँ पर सही है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को यहाँ पर दिखा रहा है। टीचर यूज स्पेसिफिक आउटकम बेस्ड एंड टर्म असेसमेंट ओनली टू गिव फीडबैक, यही यहाँ पर निगेटिव पॉइंट हो जाएगा। शिक्षक केवल प्रतिपुष्टि देने के लिए विशिष्ट प्रतिफल आधारित अंत सत्र मूल्यांकन का प्रयोग कर रहा है। देखिए यहाँ पर सिर्फ फीडबैक के पर्पस से वो ऐसा कर रहा है कि बच्चों का एंड टर्म असेसमेंट कर रहा है, और एंड टर्म असेसमेंट जो होता है, जो अंत सत्र का मूल्यांकन होता है, वो साइंस में कभी भी अच्छा नहीं होता। साइंस में हमेशा फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो बीच बीच में हम बच्चे का मूल्यांकन असेसमेंट करते हैं, वो अच्छा होता है। एंड टर्म में क्या होता है, इसमें तो मार्क्स वगैरह पर फोकस करा जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पर हो गई, और वो भी टीचर कर रहा है पर्टिकुलर अपने उद्देश्य के लिए, वहाँ पर फीडबैक के लिए। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में बच्चे को देखा जाता है कि बच्चे की क्रिएटिविटी क्या है, बच्चे को कार्य दिए जाते हैं, तो इसी वजह से ये पॉइंट यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। बाकी स्टूडेंट आर गिवन फ्रिक्वेंट अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन कॉम्प्लेक्स एंड मीनिंगफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क, विद्यार्थियों को जटिल एवं अर्थपूर्ण समस्या समाधान कार्य को करने के अवसर बारंबार प्रदान किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की तरफ इशारा करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग साइंटिफिक नॉलेज, वैज्ञानिक जो ज्ञान है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये हमको बताना है। साइंस इज अ सोशल एंटरप्राइज, बिल्कुल विज्ञान जो है वो एक सामाजिक उद्यम है। विज्ञान समाज को लेकर ही चलता है, जैसे जैसे समाज बढ़ता है वैसे ही विज्ञान में जो है विकास देखने को मिलता है। तो साइंस एक सोशल एंटरप्राइज है, ये बात सही है, और यही यहाँ पर साइंटिफिक नॉलेज को लेकर सही जो है स्टेटमेंट हो जाएगा, सही कथन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बाकी सारे देख लेते हैं क्यों गलत हैं। साइंटिफिक मेथड इज ओनली, देखिए जब भी इस तरह का जाता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को ही हम अच्छा बताकर दूसरी चीज़ों को अच्छा नहीं बताते, तो वो हमेशा नेगेटिव पॉइंट होता है। करेक्ट मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण की सही प्रक्रिया केवल वैज्ञानिक प्रक्रिया है, नहीं, ये बात यहाँ पर गलत हो गई है। फिर क्या है, सेरेंडिपिटी हैज़ नो रोल इन साइंस, जो आकस्मिकता होती है उसकी विज्ञान में कोई भूमिका नहीं होती, इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपने देखा होगा बहुत से साइंटिस्टों ने अचानक से वो डिस्कवरी कर ली थी जो उन्होंने सोची भी नहीं थी। तो यही तो है आपकी सेरेंडिपिटी। जैसे मैं कोई चीज़ चाह नहीं रही लेकिन वो अचानक से हो गई, जो मुझे मेरा गोल था वो मुझे अचानक से मिल गया।
साइंस में ऐसी चीज़ें बहुत हुई हैं कि साइंटिस्ट कर कुछ रहे थे और उनको मिल कुछ गया, तो सेरेंडिपिटी का बहुत बड़ा रोल होता है साइंस में, और ये कह रहे हैं नहीं रोल है, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है। ऑल साइंटिफिक आइडियाज़ आर वेरीफाइड बाय कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। देखिए साइंस में कुछ भी स्टेप बाय स्टेप नहीं होता, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट यहाँ पर नहीं होते, नियंत्रित प्रयोग नहीं होते, यहाँ पर अनियंत्रित प्रयोग होते हैं, तो इस वजह से ये भी यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, जेंडर सेंसिटिव पैडागोजी से एक क्वेश्चन पक्का साइंस में आना ही आना है। विज्ञान में लिंग संवेदनशील शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये हमको यहाँ पर बताना है। एड्रेसिंग जेंडर स्टीरियोटाइप रिप्रेजेंटेड इन कैरिकुलम। देखिए जो कैरिकुलम में दिया है, पाठ्यचर्या में प्रदर्शित लिंग रूढ़धारता को संबोधित करना, उसको प्रोत्साहित करना, उसको बढ़ाना, उसको बताना बच्चों को कि देखिए जेंडर जो स्टीरियोटाइप है जो बताई गई है उसको एक्सप्लेन करना, एड्रेस करना कि ये क्या है, ये है भी या नहीं है। तो बिल्कुल जब टीचर बताएगा कि ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां भी बराबर जो है हर चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रही हैं। इंदिरा गांधी जो है, अब स्टीरियोटाइप जैसा तो कुछ है ही नहीं, इंदिरा गांधी जो हैं वो कितनी कितनी पावरफुल जो है वो पीएम रही थी, जैसे बोल देते हैं कि लड़कियां जो हैं इस पद तक नहीं जा सकती। तो ये इन चीज़ों को अगर बताएगा टीचर, एड्रेस करेगा, तो तभी जो है ये चीज़ें खत्म होंगी। तो ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया। गिविंग मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू गर्ल। देखिए जब गर्ल्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देंगे, दोनों को इक्वल रखना है, हमेशा ऐसा नहीं करना कि एक को ज़्यादा एक को कम करना है, तो इस वजह से ये भी निगेटिव पॉइंट हो गया। यूजिंग जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज, जब भी ये ऑप्शन आ जाए यूजिंग जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज इन क्लासरूम इंटरेक्शन, तो ये याद रखिएगा हमेशा ये पॉजिटिव पॉइंट होता है। कक्षा कक्ष अन्योन क्रिया में लिंग संवेदी भाषा का प्रयोग करना। जब जेंडर सेंसिटिव चीज़ें बताई जाएंगी तभी लड़कियां लड़कों की प्रॉब्लम और लड़के लड़कियों की प्रॉब्लम जो है वहाँ पर समझ पाएंगे। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट होगा। ए और सी मेरे जो है यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट है, बी तो पॉजिटिव पॉइंट है नहीं, और बी पॉजिटिव पॉइंट नहीं है तो ऑटोमेटिक आपको दिख गया 3 ऑप्शन यहाँ से बाहर होंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बाकी असाइनिंग जेंडर बेस्ड टास्क टू द स्टूडेंट, अगर हम जेंडर बेस्ड टास्क देंगे तो कहीं ना कहीं वो स्टीरियोटाइप की तरफ ही हमको लेकर जाता है, और हमें उसे क्या करना है, ख़त्म करना है। विद्यार्थियों को लिंग आधारित कार्य बांटना, ये बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है। तो ए और सी आपका जो है वो यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, कमेंट ऑन द फ्लोइंग स्टेटमेंट। निम्न कथन पर टिप्पणी कीजिए। डिफरेंशिएटेड असेसमेंट नीड टू बी यूज्ड इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, साइंस क्लासरूम। किसी समावेशी विज्ञान कक्षा कक्ष में विविधि मूल्यांकन का उपयोग करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, देखिए जो इंक्लूसिव क्लासरूम होती है, समावेशी कक्षा होती है, उसमें हर तरह का बच्चा आता है, अलग अलग जगहों का बच्चा होता है, उनकी मातृभाषा अलग होती है। हो सकता है कोई बच्चा किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, कोई किसी चीज़ में वीक है, मतलब यही तो इंक्लूसिव क्लासरूम होती है जहाँ पर हर तरह का बच्चा जो है वो देखने को मिलता है। और सबके असेसमेंट मूल्यांकन के लिए हम एक तरीका यूज़ नहीं कर सकते। तो डिफरेंशिएटिंग असेसमेंट, वहाँ पर जो है विविधि मूल्यांकन करा जाता है। हर बच्चे का जो मूल्यांकन है वो उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, उसके ही उसका जो बिहेवियर है वो जिस तरह का है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। तो ये बात यहाँ पर सही है। यस, एज इट गिव अपॉर्चुनिटी टू ऑल लर्नर, बिल्कुल ये है जो है, क्योंकि यह सभी अधिगमकर्ताओं को अवसर देगा। अगर हम एक ही तरीके से सबका मूल्यांकन करेंगे तो उसमें जो हो सकता है, जैसे एक बच्चा है वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है लेकिन उसको क्रिकेट वगैरह वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, तो इस बेसिस पे अगर हम एक ही तरह का मूल्यांकन करेंगे तो हम जो दूसरा बच्चा है उसकी जो क्वालिटी है वो नहीं देख पाएंगे। तो हमें क्या है कि डिफरेंशिएटेड असेसमेंट करनी चाहिए, विविधि मूल्यांकन करनी चाहिए, ताकि बराबर अपॉर्चुनिटी जो है वो लर्नर को मिल सके, अवसर जो है बराबर मिल सके। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, असेसमेंट ऑफ नहीं है, असेसमेंट फॉर लर्निंग इन साइंस डज नॉट इंक्लूड। विज्ञान में अधिगम का मूल्यांकन सम्मिलित नहीं करता, ये हमको ये बताना है। यहाँ पर ये नहीं करता क्या, रैंकिंग आफ्टर एंटम। रैंकिंग कभी भी अच्छी नहीं बताई गई, चाहे आप CDP में भी पढ़ते हैं तो आपको बताया गया कि रैंकिंग जो है वो बहुत ही नेगेटिव पॉइंट बताया गया है, तो इसी वजह से ये तो वैसे भी हट जाएगा। अंत सत्र परीक्षा के उपरांत श्रेणीबद्धता करना, बच्चों को रैंक देना। अब देखिए आपने देखा ही होगा, अब रैंक नहीं दी जाती, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो अनाउंस नहीं किया जाता, टॉप 5 बच्चों को ही बता देते हैं या टॉप 10 बच्चों को बोल देते हैं कि ये सब इक्वल हैं। तो इस तरह की चीज़ें अब होती हैं और ये बहुत ही सही है, क्योंकि इससे बच्चे जो हैं वो एक दूसरे को ना तो चिढ़ाएंगे और ना ही उनमें कोई हीन भावना जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है, इसमें क्या आता है, सेल्फ असेसमेंट भी आता है, स्वयं मूल्यांकन भी आता है, जहाँ पर हम खुद सोचते हैं, गहन चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है वो उसका मूल्यांकन होता है। तो ये भी आ जाएगा इसमें। फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट, फॉर्मल और इनफॉर्मल जो प्रोसीजर होता है असेसमेंट का, मूल्यांकन का औपचारिक और अनौपचारिक विधियाँ जो हैं वो भी इसमें आती हैं।
फीडबैक फॉर स्टूडेंट, विद्यार्थियों के लिए प्रतिपुष्टि, ये सब यहाँ पर आ जाएंगे। क्या इसमें इंक्लूड नहीं होगा? रैंकिंग आफ्टर एंटम जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26, रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट, कथनों को पढ़िए और इसमें हमें बताना है कौन सा अवलोकन है, कौन निष्कर्ष है, विच इज़ ऑब्जर्वेशन, विच इज़ इन्फ्रेंस। और इस तरह का क्वेश्चन 2023 में ज़रूर आएगा कि कौन सी ऑब्जर्वेशन होती है और कौन सी इन्फ्रेंस होती है। और ये बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, सिंपली उसको देख रहे होते हैं और देखकर हम एज इट इज़ अपनी कॉपी में लिख देते हैं, वो ऑब्जर्वेशन होता है। लेकिन उससे पर्टिकुलर एक चीज़, अगर जैसे मतलब आपने वो एक्सपेरिमेंट बार बार कर रहे हैं और बार बार वही चीज़ आ रही है वहाँ से निकल कर, तो जब वो फाइनल रिजल्ट जो निकल कर आया, जैसे लिटमस का पेपर है, उस पर अगर आपने कुछ चेक किया तो उससे जब आप कर रहे हैं तो वही चीज़ बार बार आ रही है, तो उसमें आपने एक पर्टिकुलर रिजल्ट निकाला, तो जो रिजल्ट निकल कर आता है वो इन्फ्रेंस होता है, वो आपका निष्कर्ष होता है। लेकिन जो आप देख कर लिख रहे हैं सिंपल एज इट इज़, वो आपकी ऑब्जर्वेशन है, वो आपका अवलोकन है। अब क्या है यहाँ पर S1, जो स्टेटमेंट S1 है वो है अ सैंपल ऑफ वाटर हैज़ बॉइलिंग पॉइंट 102 डिग्री सेल्सियस। ये थ्योरी में भी क्वेश्चन था। जल के एक नमूने का जो कथनांक है वो 102 डिग्री सेल्सियस है। इट मीन्स ये तो हमें मतलब एक बच्चे ने बस देखा सैंपल ऑफ वाटर हैज़ बॉइलिंग पॉइंट 102 डिग्री, तो जो देखा उसने वो लिख दिया। तो सीधी सी बात है, ये जो S1 है यहाँ पर वो क्या है, वो अवलोकन है। तो ये तो क्लियर हो गया, ये ऑब्जर्वेशन है। देयर में भी सब इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द सैंपल। इससे एक निष्कर्ष, एक इन्फ्रेंस निकल कर आया कि उस नमूने में कुछ अशुद्धियाँ जो हैं वो उपस्थित हो सकती हैं, तभी तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री नहीं है, क्योंकि जो प्योर वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर फ्रीजिंग पॉइंट 102 डिग्री सेल्सियस है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर 102 है, तो सीधी सी बात है जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी उसका कम होगा, 0 से कम होगा। और वो तभी होगा जब वो वाटर कैसा है, वो वाटर जो है वो आपका इम्प्योर है, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं। तो यहाँ पर जो S1 है मेरा स्टेटमेंट है, S1 वो मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो अवलोकन है, और S2 मेरा निष्कर्ष है, इन्फ्रेंस है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फ्लोइंग अप्रोचेज इज बेस्ट सूटेड टू डेवलप डिडक्टिव रीजनिंग इन लर्नर वाइल टीचिंग अबाउट सिंपल एंड कंपाउंड लीव। सरल और संयुक्त प्रणों के विषय में शिक्षण करते हुए अधिगमकर्ताओं में निगमनात्मक विवेचना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन से उपागम सर्वोत्तम अनुकूलित हैं, ये हमको यहाँ पर बताना है। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, जब पहले हम एग्जाम्पल बताते हैं और फिर एक्सप्लेन करते हैं, और इसमें क्या होता है कि पहले हम एक्सप्लेनेशन करते हैं और बाद में हम एग्जाम्पल बताते हैं, जो आपकी डिडक्टिव रीजनिंग होती है। तो एक्सप्लेन द फीचर ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लीव एंड आस्किंग स्टूडेंट टू क्लासीफाई द लीव्स। बिल्कुल ये हो गया, पहले हमने एक्सप्लेन कर दिया और फिर बाद में उनको क्लासीफाई करने के लिए किया। तो बिल्कुल ये डिडक्टिव रीजनिंग की तरफ ही इशारा करता है। सरल और संयुक्त पर्णों के लक्षण समझाइए और विद्यार्थियों को पर्णों के वर्गीकरण करने के लिए कहिए। तो ये आपका डिडक्टिव रीजनिंग में आएगा। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ से हट जाएंगे। बाकी आस्किंग स्टूडेंट टू एक्सप्लेन द डिफरेंस, देखिए हमने खाली बच्चों से ही बोल दिया पहले। देखिए जब भी डिडक्टिव होता है, जब भी निगमनात्मक होता है, तो वहाँ पर टीचर जो है पहले कुछ एक्सप्लेन करेगा, उसके बाद बच्चों को कुछ करने के लिए कहेगा, इस वजह से ये ऑप्शन बाहर। फिर क्या कह रहा है, शोइंग डिफरेंस लीव टू द स्टूडेंट एंड आस्किंग देम टू लिस्ट देयर फीचर। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं करी, उसने क्या करा, एग्जाम्पल ही दिया अलग अलग लीवों का, तो वो एग्जाम्पल ही यहाँ पर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं डिडक्टिव रीजनिंग को नहीं दिखा रहा है। आस्किंग स्टूडेंट टू ऑब्जर्व, यहाँ पर बच्चों से ही करने के लिए कुछ कहा जा रहा है पहले, तो वो इंडक्टिव होगा ना कि डिडक्टिव। तो इस वजह से ये भी यहाँ पर हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर सही है, जो कि आपकी डिडक्टिव रीजनिंग निगमनात्मक विवेचना का जो है वो विकास करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज आर बेस्ट सूटेड टू प्रमोट आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग इन साइंस। विज्ञान में कला समकालीन अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न में से कौन सी रणनीति सर्वाधिक अनुकूल है, ये हमको बतानी है। देखिए साइंस में आपने देखा होगा आर्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बच्चे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, प्रोजेक्ट वर्क बच्चों को दिए जाते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया जाता है चार्ट पेपर पे, और आपने देखा होगा डायग्राम जो है बच्चों से बनवाए जाते हैं। तो वो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है, कि हम उसमें क्या करें, आर्ट को भी लेकर साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग वहाँ पर हो जाती है। तो कौन सी स्ट्रैटेजीज जो हैं वो बेस्ट सूटेड होंगी उसको प्रमोट करने के लिए। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे डायग्राम वर्क करना ही नहीं चाहते, उनको प्रोजेक्ट वर्क में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उसको प्रमोट करने के लिए साइंस में बेस्ट मेथड क्या होंगे, बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य देना दे। बिल्कुल, जो बच्चों को आर्ट में इंटरेस्ट नहीं है और उन्हें आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग हमें करानी है, कला समकालीन अधिगम के लिए उनको प्रोत्साहित करना है, तो उसमें प्रोजेक्ट वर्क जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।
करेंगे फील्ड ट्रिप। देखिए क्षेत्रीय दौरे क्या होते हैं, उनमें बच्चे चीज़ों को देखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स वगैरह वहाँ पर देखते हैं, क्रिएटिविटी वहाँ पर वो दिखती है, ड्राइंग बनी हुई उनको दिखती हैं अलग अलग जगह जब वो घूमने जाते हैं बहुत से मॉन्यूमेंट में, तो कहीं ना कहीं वो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को वहाँ पर प्रमोट करता है। और ए और बी बिल्कुल वहाँ पर सही दिख रहे हैं। देखिए जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, ये क्या होता है, जैसे आपने कुछ देखा और उसको लिख दिया, तो देख के लिखना जो है वो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को प्रमोट नहीं करेगा। तो ये क्योंकि यहाँ पर कुछ भी आर्ट से रिलेटेड नहीं है, तो ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड सी यहाँ से बाहर होगा, सी यहाँ से बाहर होगा, तो ये दो ऑप्शन यहाँ पर बाहर हुए। अब ए बी में या तो डी सही है या ई सही है, ये सबसे बेस्ट होंगे। तो देखिए जनरल राइटिंग भी इसमें क्या हो रहा है, लिख रहे हैं, और आर्ट इंटीग्रेटेड में लिखना थोड़ी आएगा, लिख तो हम रहे ही हैं, साइंस में लिखते तो हम हैं ही। आर्ट इंटीग्रेटेड बच्चों को आर्ट का महत्व बताना कि साइंस में उसको लेकर साथ में पढ़ना है, तो इसलिए जनरल राइटिंग भी यहाँ से हट जाएगा। और जब ई हट जाएगा तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आंसर होगा। पोर्टफोलियो, फील्ड ट्रिप और प्रोजेक्ट, इनके थ्रू बच्चों में हम क्या कर सकते हैं, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग जो है उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी कॉल्ड एज इंक्वायरी टीचिंग स्ट्रेटेजीज इन साइंस, निम्न में से किसे विज्ञान की जांच आधारित शिक्षण रणनीति कहा जाता है। देखिए जो इंक्वायरी टीचिंग होती है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, खुद से चीज़ों की खोज करते हैं, खुद से चीज़ों को पता लगाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, तभी तो वो इंक्वायरी होगा, अन्वेषण होगा। तो उसी को लेकर हमें यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट जो है वो बताने हैं। प्रोवाइडिंग डिटेल स्टेप फॉर इन्वेस्टिगेशन बाय टीचर। अब देखिए जब टीचर ही उनको सारे स्टेप चरण जो है उनके सामने प्रस्तुत कर देगा, तो बच्चे वहाँ पर अन्वेषण करेंगे क्या, तो ये तो अन्वेषण जो इंक्वायरी है उसकी एक अच्छी विधि नहीं होगी। तो ए तो यहाँ पे बिल्कुल ही नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है, और जब ए नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है तो दो ऑप्शन हो गए यहाँ से बाहर। तो सेकंड या थर्ड ऑप्शन अब आपका आंसर है। दोनों ऑप्शन में सी कॉमन है, इट मीन्स सी तो यहाँ पर पक्का सही है। लर्नर इन्वेस्टिगेटिंग देयर आइडियाज़, बिल्कुल अधिगमकर्ता अपने विचारों की खोज कर रहे हैं ना, तो वो जब अपने विचारों जो उनके मन में है उसी को वो कर रहे हैं, तो वही तो इंक्वायरी है, और फिर उसके आधार पर किसी निष्कर्ष पर जा रहे हैं, वो होता है। तो अब देखिए डी पॉइंट जब मैं देखती हूँ, लर्नर कंक्लूडिंग ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड डेटा, अधिगम करता प्रमाण और आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। तो देखिए ये इंक्वायरी में होता है, जो हमारे पास तथ्य होते हैं, जो एविडेंस होते हैं, जो डेटा होता है, उसके आधार पर ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, वो इंक्वायरी टीचिंग में बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। तो डी यहाँ पर सही होगा, और जब सी और डी यहाँ पर सही दिख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। बी इतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। लर्नर पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप डिस्कशन, समूह परिचर्चा में अधिगमकर्ताओं का भाग लेना, उसमें तो सब बच्चे जो है एक साथ अपने आइडिया देंगे, तो उसमें बच्चा अपने आइडिया के थ्रू खुद से अपने अंदर जो इंक्वायरी है वो वहाँ पर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी, इसलिए बी यहाँ ना होकर थर्ड ऑप्शन सी और डी जो है यहाँ पर बेस्ट मेथड होंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शन। देखिए प्रीवियस ईयर 2021-22 में ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत, मतलब इससे क्वेश्चन बहुत बने थे। अल्टरनेट कॉन्सेप्शन का मतलब होता है कि वही चीज़, जैसे मैंने आपको जो एक एग्जांपल में समझाया था कि जैसे बच्चे को ये लगता है पानी में हम डूब जाएंगे, लेकिन असल में अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप पानी में नहीं डूबेंगे। तो ये ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शन हो गया कि बच्चा ये सोचता है कि पानी में डूबेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शन होता है। तो ये बताना, इसके रिगार्डिंग हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर बताने हैं। निम्न में से कौन से कथन विज्ञान में जो बच्चों की वैकल्पिक अवधारणाएँ होती हैं उनके संदर्भ में क्या सही है। दे आर स्टेबल, देखिए ये स्टेबल होती हैं, ये स्थायी होती हैं, बिल्कुल बच्चे के माइंड में वो सेट होता है, और तभी इनको बदलना जो होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है। दे आर इजी टू चेंज, नहीं, इनको परिवर्तन करना बहुत मुश्किल होता है। जो बच्चे के माइंड में सेट हो जाता है, कहते हैं ना, कभी कभी बच्चे को इस चीज़ से डर लगने लगता है तो फिर उसको बहुत लंबे टाइम तक लगता है, तो वो अल्टरनेट कंसेप्शन है, बच्चे ने गलत सोच लिया और उसको बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो याद रखेंगे ये अल्टरनेट कॉन्सेप्शन में जब भी आ जाए दे आर इजी टू चेंज, तो याद रखेंगे वो हमेशा नेगेटिव पॉइंट होता है, इनको बदलना बहुत ही मुश्किल होता है। टीचर को बहुत ही प्रॉपर एग्जाम्पल बताने होते हैं, उनकी वर्तमान ज्ञान को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को वहाँ तक ले जाना पड़ता है, तब जाकर जो उनके अल्टरनेट कॉन्सेप्शन है वो वहाँ पर दूर होते हैं। तो बहुत आसानी से इनको बदला नहीं जा सकता। तो बी तो यहाँ पर नहीं आएगा, और बी नहीं आएगा तो ये दो ऑप्शन हो गए यहाँ पर बाहर, और ए तो आपका पक्का सही था। जब ए पक्का सही था तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑब्जर्वेशन, ये अवलोकनों द्वारा प्रभावित होती हैं। जो हमें दिखता है हम वही मान लेते हैं, ठीक है, बस हमें दिखता है कि पानी गहरा है तो हम डूब जाएंगे, तो जो हमें लगता है हम वही मान लेते हैं, और यही हमारे ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शन होते हैं विदाउट डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट। साइंस में जो दिखता है वो मानते नहीं है, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी जो हैं वो करे जाते हैं। तो ये
इन्फ्लुएंस बाय द ऑब्जर्वेशन होती हैं, ये बात यहाँ पर सही होगी। दे रिफ्लेक्ट चिल्ड्रन इनएबिलिटी, कि ये विज्ञान में समझने में बच्चों की असमर्थता को प्रदर्शित करते हैं। देखिए निगेटिव पॉइंट, अगर बच्चा अल्टरनेट कॉन्सेप्शन रखता है इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे की जो है वो एबिलिटी नहीं है साइंस को अंडरस्टैंड करने की, तो ये निगेटिव पॉइंट हो जाएगा। तो पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, ए और सी, और मुझे लगता है क्लियर बी हो गया होगा। अब हम देखेंगे 19 जनवरी में जो हमारे पेडागोजी के 10 क्वेश्चन बने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखकर आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगेन आई एम सेइंग, आपको अगर नोट्स चाहिए तो उसके रिगार्डिंग आप मेरी व्हाट्सएप पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। 120 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी, नोट्स भी मिलेंगे, साथ में सारी क्वेश्चंस विद आंसर्स मिलेंगे। जो मैराथन कराई थी उसकी पीडीएफ, जो टॉपिक सीरीज कराई है उसकी भी पीडीएफ, जो कि आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट कंटेंट होगा आपको क्रैक करने के लिए सीटेट साइंस का पेपर 2। तो चलिए देखते हैं आप क्वेश्चंस। तो चलिए पेडागोजी का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इन ऑर्डर टू प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन लर्नर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दे आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू, जो अधिगम करता है, जो लर्नर हैं, उनमें समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहन देने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं जिससे वे क्या कर सकें। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो मेथड होता है, इसमें एक समस्या होती है और उसका समाधान करा जाता है। बच्चे क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको लेकर परिकल्पना करते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और इस तरह से वो पूरा प्रोसेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो डिस्कवरी करते हैं, खोज करते हैं, खुद से चीज़ों को देखते हैं और करते हैं। तो इसको प्रोत्साहित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उन्हें ऐसे मौके देने चाहिए, हमें ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए जहां पर वो चीज़ों को खुद से डिस्कवर कर सकें थ्रू एक्सप्लोरेशन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही होगा, डिस्कवर कॉन्सेप्ट थ्रू एक्सप्लोरेशन। अन्वेषण द्वारा संपत्तियों की खोज वो कर सकें, जो अन्वेषण विधि है उसके माध्यम से वो संपत्तियों की अगर जो कॉन्सेप्ट है उनकी अगर वो खोज करेंगे तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसमें कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही होगा। बाकी एक्स्ट्रा क्लास लेना ये बिल्कुल भी सही नहीं है, नए एडवांस सॉफ्टवेयर को बताना ये सारी यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं होंगे। और परफॉर्म एक्सपेरिमेंट इन द मैनर प्रेजेंटेड ओनली इन द टेक्स्ट बुक, देखिए अगर बच्चा जो पाठ्य पुस्तक में दिया है उसके द्वारा ही निष्पादन करेगा तो वो चीज़ें सही नहीं होंगी और उनको साइंस में कभी भी अच्छा नहीं बताया गया। और याद रखेंगे साइंस में कुछ भी स्टेप बाय स्टेप नहीं होता। साइंस में बच्चे क्या करते हैं, अपने अपने आइडियाज़ अपने अपने तरीके से करते हैं, जैसे साइंटिस्ट होते हैं, कोई स्टेप नहीं है, डिस्कवरी रैंडम भी हो जाती हैं। तो इसीलिए याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है कि साइंस में कुछ भी स्टेप बाय स्टेप नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, और ये क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल नहीं हो पाएगा क्योंकि जिस बच्चे ने रेस्पॉन्स शीट भेजी थी तो वहाँ पर वो ब्लैंक था। विज्ञान में अवलोकन एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए जो साइंस है उसमें जो ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन क्या है इंग्लिश में, ऑब्जर्वेशन, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, प्रोसेस स्किल है, प्रक्रिया कौशल है। तो विज्ञान में अवलोकन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर ये हमको बताना है। यह नेत्रों द्वारा केवल देखने का कार्य होता है। देखिए जो ऑब्जर्वेशन होती है वो देखना नहीं होता, उसमें बच्चा देख के जो बताता है वो ऑब्जर्वेशन है। ऐसे तो सभी देख रहे हैं, लेकिन हमने किस चीज़ को ध्यान से देखा, उसको समझा, मस्तिष्क में अपने उतारा, वो अवलोकन है। खाली नेत्रों का देखने का कार्य नहीं है। तो ये तो बिल्कुल गलत होगा और जब ये गलत होगा तो 2 ऑप्शन हो गए यहाँ से बाहर। यह प्रथम प्रत्यक्ष सूचना को एकत्रित करने में मदद करता है। बिल्कुल जो हमारी स्टार्टिंग में जो हमारे अंदर आइडिया आएगा उस सूचना को एकत्रित करने में, बिल्कुल जो हम देखते हैं, जो ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं उस चीज़ में ये मदद करता है। ये बात बिल्कुल सही है, बी सही होगा। दोनों ऑप्शन में हमें बी देखने को मिल रहा है। यह निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ है। देखिए वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपने देखे हैं जिनका हम एक वर्ड में आंसर देते हैं, जैसे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वहां पर आपने एग्जैक्ट आंसर दे दिया दिल्ली, तो वो वस्तुनिष्ठ है। तो ऑब्जर्वेशन जो अवलोकन होता है वो कभी भी वस्तुनिष्ठ नहीं होता क्योंकि उसमें एक चीज नहीं होती, हर बच्चा अपने तरीके से ऑब्जर्वेशन करता है, तो वो वस्तुनिष्ठ नहीं होता। तो जब सी यहाँ पर गलत होगा इट मीन्स ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। तो आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ए, डी और बी। इसमें केवल यह क्या है का वर्णन शामिल होता है। अवलोकन में याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है कि अवलोकन में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि जो हमने देखा बस उसी तो हम लिखते हैं, तो ये क्या है बस उसी का वर्णन जो है इसमें शामिल होता है। ये बात यहाँ पर सही हो जाएगी। इसके लिए परिष्कृत उपकरणों की जो है वो आवश्यकता होती है, ये बात भी यहाँ पर सही होगी। तो ए, डी, ई जो हैं वो यहाँ पर आंसर हो जाएंगे अवलोकन ऑब्जर्वेशन के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइंटिफिक नॉलेज इज ट्रू, कौन सा कथन वैज्ञानिक ज्ञान के संदर्भ में सत्य है, ये हमको यहाँ पर बताना है। साइंटिफिक नॉलेज इज अ सब्जेक्ट टू पीरियोडिकल रिवीजन इन द लाइट ऑफ न्यू एविडेंस, बिल्कुल ये बात सही है। वैज्ञानिक ज्ञान का नवीन प्रमाण के प्रकाश में समय समय पर पुनरावलोकन होता रहता है। जैसे
मैंने बहुत बार ये एग्जाम्पल भी दिया है कि पहले जब हम बचपन में थे, हम पढ़ते थे हमारे टाइम में कि जो हमारे प्लैनेट हैं वो 9 हैं, लेकिन अब हम पढ़ते हैं प्लैनेट 8 हैं। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे नवीन प्रमाण आते हैं तो जो थ्योरीज बताई गई हैं उनमें पुनरावलोकन, न्यू एविडेंस के साथ जो है जो सब्जेक्ट है उसमें क्या होता है, रिवीजन जो है करा जाता है इन द लाइट ऑफ न्यू एविडेंस। ये साइंटिफिक नॉलेज के बारे में बिल्कुल सही है। विज्ञान में परिवर्तन होते रहते हैं समय समय के साथ। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर वैज्ञानिक ज्ञान की सही जो है व्याख्यान कर रहा है। बाकी देखते हैं ऑप्शन, इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर। देखिए जो संस्कृति है वो वैज्ञानिक ज्ञान को प्रभावित करती है। जो हमारा कल्चर है वो जरूर कहीं ना कहीं, जैसे कल्चर रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक नॉलेज पर प्रभाव डालते हैं। इट इज़ ऑब्जेक्टिव, देखिए ये ऑब्जेक्टिव और अनबायस्ड है। हम ये नहीं कह सकते वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ मैंने बताया विज्ञान वस्तुनिष्ठ नहीं है। वस्तुनिष्ठ मतलब वही चीज़ है कि जहाँ पर हम वन वर्ड में आंसर दे रहे हैं। तो वैज्ञानिक ज्ञान जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इस वजह से ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। साइंटिफिक नॉलेज फोकस ओनली ऑन फाइंडिंग सॉल्यूशन टू प्रेजेंट प्रॉब्लम। वैज्ञानिक ज्ञान जो है जो आज वर्तमान में समस्याएं सिर्फ उन्हें खोजने पर केंद्रित होता है। नहीं, देखिए जब मैंने हमेशा याद रखेंगे जब भी ऑप्शन में ओनली वर्ड आ जाता है, किसी पर्टिकुलर समस्या पर बात होती है, तो याद रखेंगे वो पॉइंट मोस्टली क्या होता है, निगेटिव ही होता है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर बाहर हो जाएगा। वैज्ञानिक ज्ञान जो है हिस्ट्री भी वहाँ पर, हिस्टोरिकल वैलिडिटी भी वैज्ञानिक ज्ञान में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि पास्ट में क्या हुआ वो चीज़ें भी होती हैं, खाली प्रेजेंट नहीं। और फ्यूचर में जैसे जो होगा क्लाइमेट चेंज की समस्या है तो वैज्ञानिक ज्ञान में वो भी आता है, खाली प्रेजेंट की समस्याओं पर ही ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये बात भी यहाँ पर गलत हो गई। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इन अ साइंस क्लासरूम विद स्टूडेंट्स हैविंग डाइवर्स लर्निंग प्रोफाइल अ टीचर नीड टू। विविध अधिगम शैलियों के विद्यार्थियों के किसी विज्ञान कक्ष में शिक्षक को क्या करना चाहिए। इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करिए। यहाँ पर डाइवर्स लर्निंग प्रोफाइल है, हर बच्चे की सोचने समझने की, याद करने की, चीज़ों को करने की जो क्षमता है वो अलग अलग है। डाइवर्सिटी है जो हमें क्लास में देखने को मिल रही है, अलग अलग तरह के बच्चे हैं। तो उस केस में टीचर को पढ़ाते समय क्या करना चाहिए। देखिए सबके लिए एक तरह का आकलन, असेसमेंट या एक तरह के उपकरण जो है वो प्रयोग में नहीं लाए जा सकते, क्योंकि हर बच्चा अलग है। तो अलग टेक्निक से टीचर को वहां पर हैंडल करना पड़ेगा। यूज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रूमेंट एंड असेसमेंट। विशिष्टीकृत निर्देश एवं मूल्यांकन का उपयोग करें, यही सबसे बेस्ट होता है। आपका इंक्लूसिव क्लासरूम में जो समावेशी कक्षा होती है उनमें ये सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि हर बच्चा अलग है। तो उसका मूल्यांकन हर बच्चे का एक तरीके से नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको बताया था, हो सकता है कोई स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा है तो लेकिन कोई स्टूडेंट हो सकता है स्पोर्ट्स में अच्छा ना हो, लेकिन दूसरा स्टूडेंट क्या है, पढ़ने में वीक है लेकिन स्पोर्ट्स में क्या है वो बहुत अच्छा है। तो उसके आकलन का और दूसरे स्टूडेंट के आकलन का तरीका अलग होगा, क्योंकि ये डाइवर्स लर्निंग प्रोफाइल में आ जाएगा। तो यहाँ पर टीचर को अलग अलग तरीके जो हैं वो यूज करने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 थी, इन ऑर्डर टू डेवलप रेशनल थिंकिंग। देखिए जो रेशनल थिंकिंग होती है ना, इस साइंस में बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। रेशनल मतलब होता है मल्टीपल थिंकिंग जो होता है, बुद्धि संगत चिंतन, जिसमें क्या होता है बच्चा क्या करता है, वो जो कहते हैं चतुराई। रेशनल थिंकिंग मतलब अलग अलग चीज़ें सोच रहा है। तो वो थिंकिंग जो है साइंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। साइंस टीचर में अडॉप्ट द फ्लोइंग प्रैक्टिस एक्सेप्ट। निगेटिव पॉइंट बताना है, बुद्धि संगत चिंतन का विकास करने के उद्देश्य से विज्ञान के अध्यापक को निम्न अभ्यासों को अपना सकता है सिवाय एक के, और वही हमें निगेटिव पॉइंट यहाँ पर बताना है। रैशनल थिंकिंग वही होती है जहाँ पर बच्चे तर्क वितर्क करते हैं, चीज़ों में मल्टीपल आंसर देते हैं। तार्किक थिंकिंग जो होती है वो आपकी रेशनल थिंकिंग में आ जाती है। अवॉइड डिस्कसिंग, और निगेटिव पॉइंट अब हमें बताना है, अवॉइड डिस्कसिंग कंट्रोवर्शियल सोशल साइंटिफिक इशू। देखिए यही यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। हमें तो जो सोशो साइंटिफिक इश्यूज हैं साइंस में उनको प्रमोट करना चाहिए, वो पॉजिटिव पॉइंट में कंसिडर करे जाते हैं। और कहीं ना कहीं रेशनल थिंकिंग को, जो तार्किक चिंतन है, उसको वो प्रोत्साहित करते हैं। और जब बच्चे की तार्किक चिंतन आता है तो वो परिकल्पना शक्ति जो है वो उसकी बढ़ती है, और वो अलग अलग चीज़ों को करने के अलग अलग तरीके जो है वहाँ पर सोच पाता है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते कि विवाद संबद्ध सामाजिक वैज्ञानिक विषयों से दूर रहें। जो सोशल साइंटिफिक इशू हैं, जैसे आपका क्लाइमेट चेंज का इशू हो गया, पॉल्यूशन का इशू हो गया, ये सोसाइटी से संबंधित है, इन इशू को दूर रखना। जैसे डिबेट वगैरह आप देखते हैं, वो साइंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आपकी रैशनल थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए, बुद्धि संगत चिंतन का विकास करने के लिए। तो उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, और यही हमारा यहाँ पर निगेटिव पॉइंट हो जाएगा। बाकी रेशनल थिंकिंग के लिए कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बहुत बड़ा जो है पॉजिटिव पॉइंट होता है। छात्रों को कारण प्रभाव संबंधों को खोजने के लिए कहें कि जैसे देखिए
ये कोई कारण है, इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है, इन चीज़ों को खोजने के लिए साइंस में कहा जाता है। तभी हम अपने फ्यूचर को क्या है जो है वहाँ पर सेव कर सकते हैं। एनकरेज स्केप्टिसिज्म, देखिए जो संदेहवाद होता है, याद रखेंगे संदेहवाद जो है साइंस में पॉजिटिव पॉइंट होता है, इसको नेगेटिव पॉइंट कंसिडर नहीं करना है। संदेहवाद को प्रोत्साहन दिया जाता है। देखिए जब बच्चे नई नई कक्षा में आते हैं तो उनको साइंस के कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत ज़्यादा संदेह जो है वहाँ पर होता है, तो संदेहवाद से ही बहुत सारे जो नए नए निष्कर्ष हैं वो वहाँ पर निकल कर आती हैं। डिस्कवरीज जो नई नई खोज होती हैं उनमें संदेहवाद जो है बहुत बड़ा रोल जो है वो वहाँ पर प्ले करता है, तो इसको एनकरेज करना चाहिए। एनकरेज स्टूडेंट टू कंसल्ट रिलायबल साइंटिफिक लिटरेचर, छात्रों को विश्वसनीय विज्ञान साहित्य को देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल, तो अलग अलग लिटरेचर, साइंटिफिक लिटरेचर को अगर वो देखेंगे तो कहीं ना कहीं जब वो अलग अलग चीज़ों को देख रहे हैं तो राशनल जो उनकी रेशनल थिंकिंग है, बुद्धि संगत चिंतन है, कहीं ना कहीं उसका जो वहाँ पर है वो विकास होगा। तो यहाँ पर जो नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, इसको तो बल्कि इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। वाइल टीचिंग द टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी अ टीचर नोटिस दैट सम स्टूडेंट हैव मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द टीचर शुड। विद्युत धारा विषय का अध्यापन करते हुए एक शिक्षक ने यह पाया कि कुछ विद्यार्थियों को विद्युत धारा के प्रवाह के संदर्भ में भ्रांतियां हैं, तो इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर टीचर को क्या करना चाहिए। देखिए ये वही तो आ गया स्केप्टिसिज्म, मिसकंसेप्शन, ये साइंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बच्चा कुछ और समझता है और टीचर तो फिर इस केस में जैसे सेल है, कोशिका वाला टॉपिक अगर टीचर को पढ़ाना है तो बच्चा उसको समझ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो रियल लाइफ में उसको दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर सेल हैं। लेकिन अगर हम उसको दूसरी तरह से बताएं, ब्रिक के एग्जाम्पल के थ्रू बताएं, तो वो वहाँ पर उसका जो मिसकंसेप्शन है, अगर कोई टॉपिक को लेकर रहा होगा कि वो कहेगा कि नहीं सेल नहीं होगा, सेल कैसे हमारी, वो तो बहुत छोटा होता है, वो हमारी बॉडी को कैसे बना सकता है, ऐसा मिसकंसेप्शन बच्चों का हो सकता है। तो इस मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए अब टीचर क्या करेगी, बच्चे को ये बताएगी अच्छा फिर ईंट कैसे घर बना लेती है, तो वहाँ पर टीचर बताएगी बहुत सारी ईंटों को इकट्ठा करा जाता है, पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जब जाकर पूरा एक घर जो है तैयार होता है। तो कहीं ना कहीं जो सेल का, कोशिका का मिसकंसेप्शन होगा कि हाँ अच्छा एक सिंगल कोशिका मिलकर कैसे हमारी बॉडी को बना देगी, फिर मल्टीपल कोशिका कैसे आ जाती हैं, तो टीचर वहाँ पर समझाएगी कि ब्रिक बाय ब्रिक देखिए कैसे हम इकट्ठा करते हैं, उनको एक कमरे के लिए अलग से लगाया जाता है, फिर दूसरे कमरे के लिए, तो पूरा अरेंजमेंट होता है और फिर पूरा घर बनता है। सेम ऐसे ही हमारी बॉडी बनी है, तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो मिसकंसेप्शन है वो वहाँ पर दूर होगा। सेम ऐसे बच्चे को फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को लेके मिसकंसेप्शन है, वो सोच रहा होगा कैसे अंदर जो है कोई चीज़ चलकर जाती है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो करती है, कहीं ना कहीं उसके माइंड में कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि ये चीज़ें दिखती नहीं है, हमें सिर्फ इनको मानना पड़ता है। इसलिए साइंस में मिसकंसेप्शन जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चे की जो एररनेस है उसको हमें इग्नोर करना चाहिए, नहीं इसको तो दूर करना है, और इनको हम इजीली दूर नहीं कर पाते, इसके लिए टीचर को बहुत ही एफर्ट जो है वहाँ पर करने पड़ते हैं। इन विचारों को भ्रांतिपूर्ण मानकर अस्वीकार करना चाहिए, नेगेटिव पॉइंट हो गया। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट आइडिया एंड गिव देम करेक्ट कॉन्सेप्ट, जो गलत विचार हैं उनको इंगित करना चाहिए और सही विचारों को बताना चाहिए। देखिए इससे भी कहीं ना कहीं जो बच्चे के अंदर हीन भावना है वो उत्पन्न होगी कि ये तो तुम गलत बोल रहे हो, नहीं हमें ऐसे नहीं बोलना है बच्चों को, उसके गलत कॉन्सेप्ट को हमें नहीं बताना कि गलत है, वो अपने आप ही समझ जाए कि वो चीज़ नहीं है, कुछ और वहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट है। तो ये हम उसके इनकरेक्ट आइडिया को पॉइंट नहीं करेंगे, उससे कहीं ना कहीं बच्चे को ठेस पहुंचेगी, तो इस वजह से ये भी नेगेटिव हो गया। एड्रेस दीज आइडियाज यूजिंग अल्टरनेट स्ट्रैटेजीज, बिल्कुल ये यहाँ पर सुटेबल होगा। विकल्पी योजनाओं द्वारा इन विचारों को संबोधित करना चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर बच्चे को कोशिका सेल का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर ने क्या करा, ऑल्टरनेट स्ट्रेटेजी जो है वहाँ पर अपनाई। सेम ऐसी अगर बच्चे को फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट जो है उसमें उसको डाउट है, मिसकंसेप्शन है, तो उसको दूर करने के लिए उसे क्या करना चाहिए, अल्टरनेट स्ट्रेटेजीज जो हैं उसके द्वारा उसको एड्रेस करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी इसमें फोर्थ में क्या कह रहा है, अवॉइड टीचिंग द टॉपिक एज इट इज क्रिएटिंग कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो टॉपिक ही पढ़ाना छोड़ दो, ये तो बहुत ही निगेटिव पॉइंट है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फ्लोइंग इन्वॉल्व मेटाकॉग्निशन। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज यहाँ पर समझ लीजिएगा। निम्न में से क्या अधिप्रज्ञान को आवेशित करता है।
तो यहाँ पर जो होगा, इसमें जो आंसर होगा याद रखेंगे वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, रिफ्लेक्टिंग ऑन वंस ओन स्ट्रेटेजी इन अ प्रोजेक्ट। अब अगर आगे कभी भी क्वेश्चन बन जाए कि मेटाकॉग्निशन अधिप्रज्ञान क्या है, तो याद रखेंगे किसी परियोजना में स्वयं की जो रणनीति पर विचार करता है बच्चा, वही क्या है, मेटाकॉग्निशन है। खुद सोचना, क्रिटिकल थिंकिंग में ये आ जाता है, बच्चा क्या कर रहा है, खुद सोच रहा है, खुद अपने मस्तिष्क पर जोर दे रहा है, अपनी स्ट्रेटेजी जो है वहां पर वो खुद डिसाइड कर रहा है। तो ये होता है रिफ्लेक्टिंग वन ओन स्ट्रेटेजी इन द प्रोजेक्ट, इसे ही हम मेटाकॉग्निशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर बिल्कुल हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज कॉन्स्टिट्यूट अ जेंडर रेस्पॉन्सिव पेडागोजी इन साइंस। ये क्वेश्चन आएगा, ये हर सेट में आया है और आगे भी आएगा, और ये बहुत ईजी होता है, बच्चे इसको हमेशा सही करके आते हैं क्योंकि CDP से कनेक्ट करता है और यहाँ पर आंसर बच्चे दे जाते हैं। निम्न में से कौन सी रणनीति विज्ञान में एक लिंग प्रत्युत्तर शिक्षण स्थापित करती है। तो ये हमको यहाँ पर बताना है। मतलब जेंडर को ध्यान में रखकर अगर आपको पढ़ाना है कि जेंडर को बराबर रखना है, तो उसके लिए क्या साइंस में हमें जो है उसको बेस्ट स्ट्रेटेजी यहाँ पर मानेंगे। गिविंग मोर अपॉर्चुनिटीज टू गर्ल, तो ये तो कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप और जेंडर को और दूर कर रहा है, उनके बीच में गैप ला रहा है, तो ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया। दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, ऐसा नहीं गर्ल्स को ज़्यादा देनी चाहिए। यूजिंग जेंडर सेंसिटिव रिसोर्सेज इन द क्लासरूम, जब भी ये पॉइंट आ जाए कक्ष में लिंग संवेदी संसाधनों का उपयोग करें ताकि जो जेंडर का गैप है वो दूर हो पाए। ऐसे संसाधन लेके आए हम क्लास में जिनसे लड़के लड़की बराबर जो है वहाँ पर कर पाएँ। अब ऐसा ना हो कि हम क्लास में क्या करें कि एक 10 किलो का क्या करें, बहुत बड़ा जो है बैग ला के रख दिया और हमने कहा कि अब इसको उठाओ, तो सीधी सी बात है फिजिकल टर्म में देखा जाए तो लड़के जो हैं उसको ज़्यादा उठा पाएंगे एज कम्पेयर टू गर्ल। तो हमें ऐसी चीज़ें नहीं करवानी कि जिससे जो जेंडर गैप है वो और बढ़ जाए। तो हमें यूजिंग जेंडर सेंसिटिव रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज का यूज़ करना है जिससे जो है वो जो निगेटिविटी है, जो वो गलत सोचते हैं कि लड़के लड़की अलग हैं, वो कुछ चीज़ों को लड़के नहीं कर सकते लड़कियाँ नहीं, वो दूर हो जाए। तो इसलिए हमें जेंडर सेंसिटिव रिसोर्सेज का जो है वो यूज़ करना चाहिए। तो ये यहाँ पर याद रखेंगे हमेशा पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। तो सेकंड यहाँ पर हमारी बेस्ट स्ट्रेटेजी जो है वो हो जाएगी ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जेंडर के बेसिस पे करेंगे, लड़के अलग ग्रुप बनाएंगे लड़की अलग ग्रुप बनाएंगे, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अरेंजिंग सेपरेट जब भी आ गया कि रेमेडियल क्लास जो है, जो रेमेडियल क्लास हैं उनकी जो प्रॉब्लम है उनको देखने के लिए अलग अलग जो है ग्रुप बनाए जा रहे हैं, वो भी गलत है। तो यहाँ पर आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, यहाँ पर असर्शन है, रीजन है, अभिकथन है और कारण है, उसके पीछे हमें अब बताना है कौन यहाँ पर सही है और क्या उसकी सही व्याख्यान वो करता है। असर्शन अभिकथन है, हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट इन साइंस शुड बी प्रेजेंटेड इन टेक्स्ट बुक। देखिए जो विज्ञान में संकल्पनाओं के ऐतिहासिक प्रकरण है पाठ्य पुस्तक में विद्यमान होने चाहिए। देखिए क्यों होने चाहिए, क्योंकि देखिए हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हमें किस तरह की अप्रोच जो है वहाँ पर रखनी चाहिए। जैसे बच्चा कोई डिस्कवरी कर रहा है और वो अपने रिजल्ट पर नहीं आ पा रहा, तो वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होगा। लेकिन जब वो हिस्ट्री में देखेगा कि साइंटिस्टों से भी तो ऐसा हुआ है कि वो करते रहे खोज, सालों सालों खोज करते रहे और तब जाकर वो अपने निष्कर्षों पर पहुंचे। तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री जो है उनको ऐड करना चाहिए, वो साइंस में आगे तक के लिए जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इट प्रमोट स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस एज सोशल एंटरप्राइज, यह विज्ञान को एक सामाजिक प्रकरण के रूप में समझने में छात्रों की समझ को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल ऐसा भी होता है, इसीलिए हम हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट को ऐड करते हैं कि बच्चा जो है वो समझ पाता है कि कैसे जो विज्ञान है वो सोशल जो इश्यूज़ हैं उनसे भी कनेक्ट करती है। तो ये कारण बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, दोनों यहाँ पर सही हैं और आर उसकी सही व्याख्यान भी जो है यहाँ पर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट साइंस क्लासरूम अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट इज, एक रचनात्मक विज्ञान कक्ष में संकल्पनाओं की समझ। देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो होती है साइंस में वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। जो रचनात्मक विज्ञान है वो रचनात्मकता जो है विज्ञान में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसमें बच्चे क्या होते हैं, ड्रामा वगैरह, एक्ट वगैरह वो जो है परफॉर्म करते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है बच्चों को दिए जाते हैं, वो सब कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच में जो है या साइंस में आ जाते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं, संकल्पनाओं की समझ कैसी होती है, कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर, बिल्कुल अधिगमकर्ताओं द्वारा निर्मित होती है। ड्रामा के थ्रू वो क्या करते हैं, सेल्फ से चीज़ों को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, अपने अपने हुनर जो है वहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टिविस्ट साइंस क्लासरूम होती है प्रोजेक्ट में, जैसे बच्चों को इन्वॉल्व करा गया, तो ये जो चीज़ है पूरी ये किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट करी जाती है, ये लर्नर के द्वारा, जो अधिगमकर्ता जो बच्चे हैं उनके द्वारा ये करी
दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। रिसीव्ड बाय लर्नर नहीं, ये बच्चों के द्वारा प्राप्त होती है नहीं, बच्चे इसको खुद से करके दिखाते हैं। क्रिएटिविटी, बेसिकली कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, क्रिएटिविटी जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो। रिप्रोड्यूस बाय लर्नर नहीं, रिकॉल बाय लर्नर ये सब नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा यहाँ पर आंसर होगा। और इस तरह से हमने 19 जनवरी के सारे क्वेश्चन देखे। अब हम देखते हैं 20 जनवरी 2023 में हमारे जो पेडागोजी के क्वेश्चंस बने थे। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। पेडागोजी का साइंटिफिक नॉलेज इज वैल्यू न्यूट्रल। यहाँ पर S1 दिया है कि वैज्ञानिक ज्ञान जो है वो मूल्य उदासीन है। बिल्कुल, इसमें कोई वैल्यू नहीं होती, कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं होता। तभी हम ये भी बोलते हैं कि जो साइंटिफिक नॉलेज होती है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसमें कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप जैसा आंसर नहीं होता है कि जो है आपने पूछा कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली। इस तरह की चीज़ें साइंस में नहीं होती। साइंस में जो है मूल्य उदासीन होती है, वो वैल्यू न्यूट्रल होती है, वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती। मल्टीपल रिसर्च या मल्टीपल डिबेट्स, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर होती हैं। जो वैज्ञानिक ज्ञान होता है सब वहाँ पर अलग अलग जो है उत्तर देते हैं। तो ये वैल्यू न्यूट्रल नहीं है, मूल्य उदासीन नहीं है कि सबका एक ही जो है एग्जैक्ट जो है वैल्यू वहाँ पर देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो वैज्ञानिक ज्ञान है वो मूल्य उदासीन है, उससे न्यूट्रल है। तो ये बात तो हो गई यहाँ पर सही। न्यूक्लियर एनर्जी इज यूज्ड फॉर मेकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग नाभिकीय बम बनाने के लिए किया जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों बात यहाँ पर सही है। S1 और S2 जो है दोनों के दोनों यहाँ पर सत्य हैं, करेक्ट हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। दीज आर पीसेज ऑफ डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन सस्टेन्ड थ्रू एविडेंस ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। ये सतत सूचनाएं हैं जो अवलोकन और मापन से प्रमाणित की गई हैं। सीधी सीधी सी दिख रही है यहाँ पर। ये क्या है, ये एक फैक्ट है। यहाँ पर ये क्या है, ये एक तथ्य है जो बताया गया है कि ये सतत सूचनाएं हैं, ये पीसेज ऑफ डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन है जो किससे प्रमाणित हुई हैं, जो अवलोकन और मापन से प्रमाणित की गई हैं, बता दी गई हैं। और जब कोई चीज़ बता दी जाती है तो वो क्या है, वो आपका फैक्ट होता है। तो ये तो हमारा पक्का यहाँ पर फैक्ट है। These are derived from generalization of observation and experience। ये अवलोकन और अनुभवों के सामान्यकरण से व्युत्पन्न की गई हैं। तो ये क्या है, ये आपका क्या है, ये संप्रत्यय है, ये एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर बोला गया कि ये इन चीज़ों से जर्नलाइज की गई हैं। ये कहाँ से बताई गई हैं, ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से, अनुभवों से जो है वहाँ से व्युत्पन्न की गई हैं। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मॉडल। ये जो मॉडल बनवाए जाते हैं निदर्श के विषय में निम्न में से क्या सत्य नहीं है, वो हमको यहाँ पर बताना है। इट कैन बी मेंटल और फिजिकल। बिल्कुल, ये मानसिक अथवा भौतिक हो सकता है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, मेंटली जो है पूरा मॉडल समझाने की कोशिश करते हैं, या फिर इसको चार्ट पेपर पर, जैसे आपने देखा होगा पूरा जो बच्चे प्रोजेक्ट मॉडल बनाकर लाते हैं, उस पर पूरे सब्सटेंस वगैरह लगा कर लेकर आते हैं। साइंस के जो मॉडल्स बनाए जाते हैं, पूरी एक्टिविटी वो उसको अपने चार्ट पेपर या मॉडल के थ्रू क्या करते हैं, थर्माकोल की शीट्स के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो याद रखिए, मॉडल आपका मेंटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, मानसिक और भौतिक दोनों हो सकता है। ये बात सही है। और हमको गलत बात बतानी है। इट इज क्रिएटेड फ्रॉम कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिनोमिना। कॉन्सेप्ट यह सृजन परिघटनाओं के संप्रत्यों पर के संप्रत्यय निरूपण के लिए किया जाता है। बिल्कुल, ये कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन है, जो घटना घट रही है उसको हम मॉडल पेपर पर ही रिप्रेजेंट कर बताते हैं। तो ये बात भी सही है। इट एक्सप्लेन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस, आइडिया और इवेंट। बिल्कुल, ये अवलोकनों, निष्कर्ष, विचारों और घटनाओं के समुच्चय की व्याख्यान करती है। क्या आपने देखा, क्या आपने निष्कर्ष निकाला, पूरे मॉडल में आपको सब चीज़ दिखाई जाती है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी। इट कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोसेस। यह किसी प्रक्रिया को निरूपित नहीं करता। बिल्कुल, जब हम किसी निष्कर्ष पर आ रहे हैं, इन्फ्रेंस पर आ रहे हैं ऑब्जर्वेशन के बाद, तो सीधी सी बात है वहाँ एक प्रोसेस जो है वो भी उसमें दिख रहा होगा। तो इसमें एक प्रोसेस जो है वो रिप्रेजेंट होता है, दिखता है। और ये कहता है निरूपित नहीं होता। तो 4th ऑप्शन ही यहाँ पर ट्रू नहीं होगा, सत्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। मार्क 2 एरियाज ऑफ वॉल्केनिक एंड अर्थक्वेक एक्टिविटी ऑन द मैप गिवन टू यू। आपको एक आलेख दिया गया है जिस पर आपको ज्वालामुखी और भूकंप की सक्रियता के 2 क्षेत्र को क्या करना है, चिन्हित करना है। बच्चों से बोल रही है टीचर। क्षेत्रों के चयन के लिए अपने कारण दीजिए। राइट योर रीजन फॉर सेलेक्टिंग द एरियाज। उनका रीजन भी दीजिए। भूकंप की सक्रियता के लिए मूलाधार दीजिए। गिव अ रेशनल मतलब एक्सप्लेनेशन दीजिए फॉर द अर्थक्वेक इन योर एरिया यू मार्क। जो एरिया आपने मार्क किए हैं उनका, जो अर्थक्वेक के एरिया है उनका एक्सप्लेनेशन भी दीजिए कि वो आपने क्यों मार्क किए हैं, प्रॉपर वहां पर उसका रीजन भी प्रोवाइड कराइए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ दिस टास्क। निम्न में से कौन सा कथन इस कार्य का उद्देश्य नहीं है, ये हमको बताना है। देखिए, अप्लाइंग नॉलेज एंड फाइंडिंग आउट व्हाई अर्थक्वेक हैपन। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे क्षेत्र सेलेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पर कुछ चीज़ें दिखाई गई होंगी कि वो बाउंड्रीज पर हैं एरिया,
क्या वो सिस्मिक वेव वाले जो जहाँ पर ज़्यादा आ रही हैं वहाँ वाले एरियाज़ हैं। ज्ञान को प्रस्तुत करना और यह जानना कि भूकंप क्यों आते हैं, बिल्कुल ये उससे रिलेट कर रहा है टास्क के। प्रिडिक्टिंग एरिया, बच्चे प्रिडिक्ट कर रहे हैं एरिया वेयर अर्थक्वेक में हैपन, उन क्षेत्रों का पूर्वानुमान लगाना जहाँ भूकंप जो है आ सकते हैं, बिल्कुल इस एक्टिविटी से ये चीज़ भी जो है यहाँ पर हो रही है। बिल्डिंग आ रेशनल फॉर अर्थक्वेक एक्टिविटी, क्योंकि वो चीज़ तो टीचर एक्सप्लेनेशन तो वहाँ पर उनसे मांग ही रही है। भूकंप की सक्रियता के लिए मूलाधार का निर्माण करना, वो हमें दिख ही रहा है टास्क में, वो भी बच्चे कर रहे हैं। तो ये सारे पर्पस हैं इस टास्क के। लेकिन एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्चुअल टर्म लाइक मैग्मा, लावा, वॉल्केनिक प्लेट क्या है, मेंटल क्या है, ये इस टास्क का पर्पस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही यहाँ पर गलत हो जाएगा। संप्रत्यय पदों जैसे मैग्मा, लावा, वॉल्केनिक प्लेटें क्या है, मेंटल क्या है, इन आदियों की व्याख्यान करना वो इस टास्क का पर्पस नहीं है। बाकी अब आप याद रखेंगे मैग्मा क्या होता है। देखिए अर्थ के अंदर जब वो हॉट लिक्विड है, जो सेमी लिक्विड रॉक है, जब वो अर्थ के अंदर ही खौलता रहता है तो वो अर्थ के अंदर क्या कहलाता है, वो आपका मैग्मा कहलाता है। लेकिन जब वो वोल्केनो की तरह रूप से निकलकर अर्थ से बाहर आ जाता है, अर्थ की सरफेस के ऊपर निकलकर बाहर आ जाता है, उस फॉर्म में हम उसको क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। देखिए कभी भी सीटेट वाले क्या करेंगे, ऐसे नहीं पूछेंगे कि मैग्मा क्या है, अब आपको असर्शन दे देंगे, है ना, असर्शन दे देंगे। या जैसे अभी S1 और S2 वाला क्वेश्चन था, इस तरह से दे देंगे। S1 में क्या लिख देंगे, मैग्मा इज एक्सट्रीमली हॉट लिक्विड एंड सेमी लिक्विड रॉक लोकेटेड अंडर द अर्थ सरफेस, ये लिख देंगे एक में। और एक S2 में क्या लिख देंगे, व्हेन मैग्मा फ्लो ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लावा। अब बात पूछेंगे आपसे S1 सही है या S2 सही है, तो कभी भी सीटेट वाले आपसे डेफिनेशन नहीं पूछ रहे, आपको डेफिनेशन पढ़नी है, बस वो पता होनी चाहिए कि वो क्या है, वो टर्म क्या है, कि मैग्मा क्या है, वो हॉट लिक्विड है जो अर्थ के अंदर लोकेटेड है। लेकिन जब वो फ्लो होकर अर्थ के सरफेस पर बाहर आ गया है तो तब वो क्या कहला रहा है, वो लावा कहला रहा है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा में बता दिया, हो सकता है इस तरह से आपका क्वेश्चन 2023 में देखने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इट इज़ एन एक्ट ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट, यह विद्यार्थियों के विषय में सूचना एकत्रित करने एवं प्रतिपादन करने का कृत्य है। तो इसको हम क्या बोलते हैं। देखिए बेसिकली यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या मूल्यांकन है, क्या असेसमेंट है, और क्या यहाँ पर जो है आपका आकलन है और क्या यहाँ पर मूल्यांकन है, इन दोनों के बारे में यहाँ पर पूछने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों में से हमें सेलेक्ट कर बताना है कि क्या यहाँ पर आपका असेसमेंट है, क्या आपका आकलन है और क्या यहाँ पर मूल्यांकन है। देखिए जो इवैल्यूएशन होता है वो बाद में होता है, वो एक फाइनल होता है जिसमें हम जजमेंट वगैरह करते हैं, तो वो आपका इवैल्यूएशन होता है। लेकिन जो आकलन होता है वो बीच बीच में होता रहता है, उसमें हम बच्चों की जो बीच बीच में कार्य कर रहे हैं उनको देखते रहते हैं और उनको लिखते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है इट इज़ एन एक्ट ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्फॉर्मेशन, यह विद्यार्थियों के विषय में सूचना एकत्रित करना एवं प्रतिपादन करने का कृत्य है। तो ये आपका सीधी सी बात है, ये असेसमेंट में आ जाता है, ये आपके आकलन में आ जाता है, जिसमें आप बच्चों को देख रहे हैं और बच्चों की जो क्रिया है उनको क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट की। फिर क्या है, उसके बेसिस पर आपने एक मूल्यांकन निकाला, आपने एक जजमेंट दिया, आपने क्या करा, इवैल्यूएशन करा। इट इज़ अ पासिंग ऑफ जजमेंट और क्वालिटी ऑफ लर्निंग। तो वहाँ पर पहले तो आपने डेटा को एकत्रित किया, पहले आकलन किया और फिर आपके उसके बाद ही क्या हुआ, आपका इवैल्यूएशन हुआ, जो बाद में हुआ। उसके बाद उस पर एक रिजल्ट आया, तो वो एक पासिंग का जजमेंट होता है। ये अधिगम की गुणवत्ता पर निर्णय सुनाना होता है, तो ये आपका इवैल्यूएशन हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही जो है रिलेट करेगा। ए हमारा आकलन के विषय में है और बी जो है वो मूल्यांकन के संदर्भ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। जेंडर इक्वालिटी इज इंपॉर्टेंट इन साइंस क्लासरूम, विज्ञान की कक्षाओं में लिंग समानता महत्वपूर्ण है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, निम्न में से क्या सही है ये हमको बताना है। जेंडर स्टीरियोटाइप इन स्कूल कैन लिमिट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट, बिल्कुल विद्यालयों में जो ये लिंग रूढ़िवादिता है ये विद्यार्थियों की शिक्षण अवसरों को सीमित कर सकती है, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे एक लड़का है जिसको आर्ट और क्रिएटिविटी में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन गर्ल्स के माइंड में ये है कि लड़के जो हैं वो आर्ट और क्रिएटिविटी में इतने अच्छे नहीं होते, तो कहीं ना कहीं बच्चा वहाँ पर डर जाएगा और कहीं ना कहीं जो उसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो वहाँ पर लिमिट हो जाएंगी। अगर जेंडर स्टीरियोटाइप वहाँ पर है तो वो बिल्कुल बात यहाँ पर सही है। अगर जेंडर स्टीरियोटाइप है तो वो बच्चे की एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को वहाँ पर लिमिट कर सकता है। तो ए तो यहाँ पर सही होगा, करेक्ट होगा, और ए करेक्ट होगा तो बी ऑप्शन यहाँ से बाहर हो गया। और जब बी बाहर हो गया तो बी के साथ यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो सी है वो भी क्या बाहर होगा, नहीं जरूरी थोड़ी है सी बाहर हो जाए। तो चलिए पहले सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बाहर हो गया। सिंगल सेक्स स्कूल आर द सॉल्यूशन फॉर जेंडर इक्वलिटी, लिंग समानता का जो समाधान है एकल लिंग विद्यालय है, उसमें तो दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे और उनके बीच में जो गैप है वो बढ़ता ही चला जाएगा और कहीं ना कहीं जो स्टीरियोटाइप है वो इसी वजह से क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये तो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है और नेगेटिव पॉइंट है तो बी आपका यहाँ पर नहीं आएगा।
ठीक है, तो ये तो हमें क्लियर हो गया। फिर सी देखते हैं, बुक अंडर प्रेजेंट फीमेल बोथ इन टेक्स्ट एंड इमेज, पुस्तकें मूल पाठ और चित्रों दोनों में महिलाओं को निम्न निरूपित करती हैं। बिल्कुल इस पर वर्क करना चाहिए। देखिए आपने देखा होगा जो आप बुक्स देखते हैं उनमें ज़्यादातर ये दिखाया जाता है कि पापा जो हैं वो वर्क करने जा रहे हैं, मम्मी जो है वो खाना बना रही हैं, इस तरह से चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो उनमें क्या होता है ना, बच्चों के माइंड में आ जाता है कि अच्छा घर का काम मम्मी ही करती हैं, पापा तो ऑफिस जाते हैं। तो इस तरह की पुस्तकों में ये चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं और कहीं ना कहीं ये स्टीरियोटाइप को वहाँ पर बढ़ाती हैं। तो ये बात भी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगी। बाकी फोर्थ पॉइंट, डी पॉइंट क्या है, बॉयज़ आर मोर कंफर्टेबल विद इंस्ट्रूमेंट एज कंपेयर टू गर्ल्स। तो इसमें तो क्या कर दिया हमने, ये सेंटेंस बोल के ही स्टीरियोटाइप को जो है वहाँ पर बढ़ावा दे दिया। तो ये यहाँ पर सही नहीं है। लड़कियों की अपेक्षा लड़के उपकरणों के उपयोग में अधिक सक्षम होते हैं, ये गलत बात है। तो यहाँ से ये बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही पॉइंट होंगे वो होंगे ए और सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। बहुत ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। अ गुड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हैज़ परफॉर्मेंस कंडीशन एंड क्राइटेरियन कंपोनेंट। गिवन आर द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। मतलब क्लास में कोई एक कार्य दिया गया बच्चों को और उस ऑब्जेक्टिव में, उस इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है, परफॉर्मेंस भी होती है, कंडीशन भी होती है और उसमें क्राइटेरिया जैसे कंपोनेंट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है जो दिया गया है क्लास में, गिवन 10 आइटम, बच्चों को 10 आइटम दिए गए हैं जिसमें मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक जो है आपके सब्सटेंस हैं। स्टूडेंट विल बी एबल टू सॉर्ट आइटम, बच्चे क्या करेंगे, इन्हें सॉर्ट करेंगे इनटू 2 कैटेगरी। सीधी सी बात है, एक मैग्नेट और एक नॉन मैग्नेटिक विद 80% एक्यूरेसी। मतलब यहाँ पर अगर 80% वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो उसे हम मैग्नेट की कैटेगरी में डाल देंगे। अगर वो 80% मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो हम उसे रिपल्शन के मतलब नॉन मैग्नेटिक में जो है वहाँ पर डाल देंगे। तो ये इस तरह से पूरा है। और इसमें अब हमें मिलान करना है कॉलम 1 और कॉलम 2 का कि क्या इसमें परफॉर्मेंस कंपोनेंट है। इन यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। एक तो 10 आइटम है, ठीक है, बच्चे क्या करें, उन्हें सॉर्ट कर रहे हैं 2 कैटेगरी में। और क्या है यहाँ पर, एक कंडीशन जो है, एक क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है कि 80% एक्यूरेसी वहाँ पर होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हैं और इन 3 चीज़ों का हमें मिलान करना है कि यहाँ पर परफॉर्मेंस कंपोनेंट क्या है। परफॉर्मेंस कंपोनेंट यहाँ पर क्या है कि बच्चे क्या परफॉर्म कर रहे हैं, वो सॉर्टिंग ऑफ आइटम कर रहे हैं। तो ए का मिलान तो सी से होगा और फर्स्ट का मिलान हमें सी से सेकंड ऑप्शन में ही दिखता है और यही हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कंडीशनल कंपोनेंट क्या है, यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए, वहाँ पर 10 आइटम जो हैं वो 100% हैं, उन वो कंडीशन है वहाँ पर। और क्राइटेरिया, देखिए क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया है कि 80% वाले बच्चे अंदर आएंगे या 80% वाले बच्चे बाहर, वो क्राइटेरिया में आता है ना, क्राइटेरिया डिफाइन कर देते हैं हम किसी भी चीज़ को करने का। तो यहाँ पर क्राइटेरिया बता दिया कि 80% एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर वो 80% एक्यूरेट है तो उसे मैग्नेट में डाल दीजिएगा और अगर वो 80% उससे अट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो वो नॉन मैग्नेटिक में चला जाएगा। तो वो क्राइटेरिया है। थर्ड का मिलान बी से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। निष्पादन जो संगठन था वो यहाँ पर क्या था, वर्गों में विभाजन, वो निष्पादन है। वहाँ पर वो रिजल्ट निकल कर आया, बच्चों ने सॉर्ट कर दिया दोनों आइटम को, तो वो निष्पादन है, वो रिजल्ट है। ठीक है, फिर क्या है, स्थिति संगठन क्या है, यहाँ पर क्या क्या स्थिति दी गई है, किस पर करना है, दी गई है क्या 10 वस्तुएं दी गई हैं। और मानक, जो मानक यहाँ पर बताया गया है वो क्या है कि 80% जो है वो परिशुद्धता उनमें होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तीनों कंपोनेंट क्या क्या है वही हमें यहाँ पर बताने थे, किसमें, जो निर्देशित उद्देश्य यहाँ पर टीचर ने बच्चों को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, रूब्रिक इज एन असेसमेंट टूल। ठीक है, रूब्रिक क्या होता है, एक असेसमेंट टूल होता है, ये एक आकलन का टूल होता है, क्रिएटेड टू एनालाइज स्टूडेंट वर्क, विच वन इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग रूब्रिक। रूब्रिक एक आकलन का उपकरण है जिसका सर्जन विद्यार्थियों के कार्य के विश्लेषण के रूप में किया जाता है। निम्न में से क्या रूब्रिक के उपयोग का एक लाभ नहीं है। आपने देखा होगा जैसे जो फीडबैक फॉर्म आते हैं उसमें लिखते हैं जैसे गुड परफॉर्मेंस कैसी है, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, तो उस पर टिक करना होता है। इस टाइप से ये एक पूरा चार्ट बनाया जाता है, आपने देखा होगा फीडबैक वगैरह में फॉर्म में ऐसे आते हैं। जैसे आपसे पूछेंगे कि टीचिंग स्किल कैसी है, गुड, वेरी गुड, नॉट गुड, पुअर, एवरेज, इस तरह से जब वो होते हैं वो होता है आपका रूब्रिक। तो वो एक असेसमेंट टूल है जो एनालाइज करेगा स्टूडेंट के वर्क को। जैसे हम स्टूडेंट के वर्क को भी इसमें डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कुछ जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे क्रिएटिविटी, उसमें लिख देंगे वेरी गुड। और जैसे अगर उसके पूछेंगे स्पीकिंग स्किल तो उसमें लिख देंगे गुड। तो उसमें वो चीज़ है आपकी, है ना। तो वो क्या है, वो एक असेसमेंट का टूल है, आकलन का टूल है। तो उसका क्या एडवांटेज नहीं है वो हमको यह बताना है। इट हेल्प लर्नर टू जज
देयर परफॉर्मेंस, यह शिक्षार्थियों को उनकी निष्पादन समझने में मदद करता है बिल्कुल, और बच्चे समझ पाएंगे कि कहाँ उनमें कमी है और क्या उनमें कमी नहीं है, कि किस चीज़ में उन्हें अच्छे जो है वहाँ पर टीचर ने उनको मतलब क्राइटेरिया में डिफाइन किया कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या वो वेरी गुड है उस चीज़ में या नहीं है, वो सारी चीज़ें वो अपने आप को जज कर पाएंगे अपनी परफॉर्मेंस को। इट मेक क्लियर व्हाट इज एक्सपेक्टेड थ्रू स्पेसिफिक क्राइटेरिया, यह विशेष प्रकरण द्वारा स्पष्ट करता है कि विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है। बिल्कुल देख, जैसे उसमें वो डल गया रीडिंग स्किल कैसी है, तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है, उसी के बारे में जो है पर्टिकुलर उस क्राइटेरिया के बारे में उस चीज़ में पता चल पा रहा है, तो ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड मोर फीडबैक अबाउट लर्नर टू टीचर, यह शिक्षकों को विद्यार्थियों के विषय में अधिक प्रतिपुष्टि देते हैं, ये अच्छे फीडबैक देते हैं, मोर फीडबैक देते हैं अबाउट लर्नर टू टीचर, तो ये बात भी यहाँ पर सही है। इट यूज फजी टर्म्स टू मेक क्लियर एंड स्पेसिफिक क्राइटेरिया, यह विशेष प्रकरण को स्पष्ट करने के हेतु अस्पष्ट पदों का उपयोग करता है, ये इसका एडवांटेज में नहीं काउंट होगा। देखिए इसके जो एडवांटेज हैं वो ये तीनों होंगे ऊपर वाले, कि ज़्यादा फीडबैक देता है लर्नर के टीचर को, क्योंकि वहाँ पर बच्चे क्या होते हैं उसको मज़े से जो है फिल करते हैं, तो वो ज़्यादा टीचर को अवसर देगा फीडबैक के, तो ये भी इसका एडवांटेज है। ये इसका कोई एडवांटेज यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ से बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट अबाउट सेल्फ असेसमेंट, स्वयं आकलन के विषय में क्या सही है ये हमको बताना है। देखिए जहाँ बच्चे अपने आप को जांचते हैं, जब अपने आप का खुद से आकलन करते हैं, वो आपका सेल्फ असेसमेंट या क्रिटिकल थिंकिंग में आ जाता है। स्टूडेंट कैन कंपेयर विद द क्वालिटी ऑफ देयर पीयर वर्क, नहीं, यहाँ पर क्या होता है विद्यार्थी अपने सहपाठियों के कार्यों की गुणवत्ता के साथ तुलना करते हैं, नहीं, वो तो अपने आप को अपना आकलन खुद से करते हैं, वो चीज़ वहाँ पर करते हैं, तो ये नहीं होती। जब ए नहीं होगा तो 3 ऑप्शन में ए दे रखा है, सब बाहर, आंसर सीधा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बी, सी और डी। अब देख लेते हैं ये क्यों सही है। इट इज बेस्ड ऑन एक्सप्लिसिट क्राइटेरिया, यह स्पष्ट प्रकरण पर आधारित होता है, बिल्कुल क्लियर और एग्जैक्ट जो है बच्चा अपने बारे में जान पाता है, तो ये बात भी सही है। इट कैन इंप्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, देखिए जब बच्चा कोई चीज़ नहीं कर पाता होता है तो टीचर बोलते हैं अपने अंदर झांको, अपने अंदर जोश लेके आओ, तो कहीं ना कहीं जब वो अपना खुद से आकलन करता है तो उसको वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन वहाँ पर मिलता है। यह आत्मविश्वास प्रयोजन को बेहतर बना सकता है, ये बात भी सही है। उसके बाद इट इज़ क्रिटिकल फॉर डेवलपिंग इंडिपेंडेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर, इट इज़ क्रिटिकल नहीं है, हाँ इट इज़ क्रिटिकल, यह आत्मनिर्भर एवं जीवन पर्यंत शिक्षार्थियों के विकास के लिए तार्किक है, तो ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही दिख रही है। तो बी, सी, डी और यहाँ पर जो हो जाएंगे वो हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे कि ये क्रिटिकल है क्या डेवलप करने में, इंडिपेंडेंसी और लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाने के लिए उसको, तो बी, सी, डी सही, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, इसमें हमें बताना है कि क्या यहाँ पर हमारी ऑब्जर्वेशन है और क्या यहाँ पर हमारा जो निष्कर्ष है वो है। ये क्वेश्चन 2023 में भी आपको देखने को मिलेगा। मैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर, देखिए एक बात बोल दी गई है, जब भी कोई बात बोली जाती है स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो वो हमेशा क्या होता है, वो आपका निष्कर्ष होता है। सीधा पॉइंट बता दिया कि मैग्नेटिक फोर्स के बारे में क्या बता दिया, कुछ देखा होगा, ऑब्जर्वेशन करा होगा, उसके बाद ही मैग्नेटिक फोर्स के बारे में ये बोला गया है कि वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है नेचर में, तो वो क्या सीधा सीधा दिख रहा है हमको, क्या है वो निष्कर्ष है, वो इन्फ्रेंस है। तो ए हमारा इन्फ्रेंस किस में दिख रहा है, एक तो सेकेंड ऑप्शन में और एक फोर्थ ऑप्शन में, तो ये दोनों में से ही कोई हमारा आंसर होगा कि जो एक चुंबक लोहा होता है अंतरिक्ष धातुओं पर बल लगाता है। The closer a piece of iron is to the magnet, the stronger is the attraction. जितना आयरन का पीस मैग्नेट की तरफ क्लोजर होगा, ठीक है, आयरन का पीस उतना ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। ये जो है वो आयरन पीस की घटना को दिखा रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं वो क्या है, वो आपका अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन है। चुंबकीय पदार्थ जितना चुंबक के निकट होगा, क्योंकि पदार्थ रखा है वो देख रहा होगा कि और उसी को देख के वो चीज़ वो बोल रहा है कि चुंबकीय पदार्थ जो है जितना चुंबक के निकट होगा आकर्षण बल उतना ही सुदृढ़ होगा, तो वो चीज़ एक क्रिया हो रही है और उस क्रिया को उसने लिख दिया है, तो वो आपका क्या है, अवलोकन। और फिर उससे एक निष्कर्ष है क्या, कि मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, वो एक निष्कर्ष है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। ए हमारा इन्फ्रेंस है और बी हमारा क्या है, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन है। तो इस तरह से हमने ये पैडागोजी के आज के क्वेश्चन देखे 20 जनवरी। लास्ट में अब हम देखते हैं
23 जनवरी में जो पेडागोजी के 10 क्वेश्चन बने थे, और इसी के साथ ही आज हमारी 50 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक ज़रूर करा करें। 500 प्लस लाइक का टारगेट जो है इसमें रखा है, तो मुझे लगता है आप उसको पूरा करेंगे। वीडियो आपको दिल से अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करा करें और वीडियो को पूरा देखा करें। चैनल को शेयर जो है ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है चैनल को। तो चलिए देखते हैं पेडागोजी के क्वेश्चन जो 23 जनवरी में बने थे। तो अब हम पेडागोजी का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन इज ओपन एंडेड। निम्न में से कौन सा प्रश्न खुले सिरे वाला है या डाइवर्जेंट क्वेश्चन है, ये हमको यहाँ पर बताना है। जहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, जब भी आ जाए अगर ऐसा हो तो क्या होगा, वो हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन या डाइवर्जेंट क्वेश्चन की तरफ इशारा करते हैं, जहाँ बच्चे क्या होते हैं अपने अपने विचारों को टीचर तक बताते हैं। कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं होता, मल्टीपल आंसर जो है बच्चे वहाँ पर सोचते हैं, विचार करते हैं। बच्चे जो है वहाँ पर बेसिकली सोचते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसके लिए हो सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर यही हमको पहचानना है। वाई आर स्टेम ऑफ कैक्टस सक्लेंट, ये एक पर्टिकुलर आंसर जो हमें एनसीईआरटी में मिल जाएगा। कैक्टस का तना गूदेदार क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है अपने तने में जो है रखता है, तभी वो उसका क्या होता है, वो तना जो होता है गूदेदार होता है। तो ये पर्टिकुलर आंसर हो गए, तो ये ओपन एंडेड नहीं होगा। वाई पोटैटो इज अ स्टेम, आलू एक तना क्यों है, ये भी क्या है आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है, एक पर्टिकुलर आंसर जो है इसका मिल जाएगा। लिस्ट टू डिफरेंस बिटवीन स्टेम एंड रूट, यहाँ पर भी क्या होगा, बच्चे दो डिफरेंस दे देंगे स्टेम और रूट के बारे में। इनमें कहीं से भी कहीं तक ओपन एंडेड क्वेश्चन की जो है वो प्रवृत्ति नहीं दिख रही है। व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज नो स्टेम, क्या होगा यदि कोई पौधे में तना ना हो। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं अपने अलग अलग आंसर देंगे, और इस तरह का क्वेश्चन जहाँ पर जब भी ये पूछा जाए अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा कर दिया जाए तो क्या होगा, बस उससे पहचान जाइएगा आप कि वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, Which of the following activities is best suited to sensitize the learner regarding water conservation in class 6। देखिए वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो या किसी भी तरह का कंजर्वेशन कराते हैं तो उसमें आपने देखा होगा हम बच्चों को क्या कहते हैं कि आप घर घर जाकर पता करिए वो ऐसी एक्टिविटी, देखिए कि वो कितना पानी दिन में खर्च कर रहे हैं। इस तरह की एक्टिविटी से हम बच्चों को जो है वो सेंसिटाइज करते हैं उस टॉपिक के प्रति, और ये हमारे किस स्किल को डेवलप करता है। बेसिकली जो इसका कंसर्न होता है वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल होता है। मैंने आपको बहुत पहले वाला जो सेट सॉल्व करवाया था उसमें बताया था कि कम्युनिकेशन जो प्रोसेस स्किल है वो यही होता है जिसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को जागरूक करते हैं चीज़ों की तरफ। अवेयरनेस वगैरह वाली चीज़ें जो होती हैं वो सारी कम्युनिकेशन स्किल में आ जाती हैं। जल संरक्षण के संदर्भ में कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए कौन सा क्रियाकलाप जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त होगा, ये हमको बताना है। आस्किंग स्टूडेंट टू डिजाइन अ पोस्टर, नहीं अच्छा नहीं होगा। कंडक्ट अ डिबेट ऑन द टॉपिक, नहीं, इससे बच्चे उसकी संवेदनशीलता को नहीं पहचान पाएंगे कि पानी कम होता जा रहा है। वो तभी उनको पहचान पाएंगे जब वो आसपास में जाकर देखेंगे। आस्किंग स्टूडेंट टू कंडक्ट वाटर ऑडिट इन नेबरहुड, पास पड़ोस में जल अंकेक्षण के लिए विद्यार्थियों को कहना। उसमें बच्चे देखेंगे कि कौन कितना पानी को यूज़ कर रहा है, कैसे कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो पानी को वेस्ट करें उनको वो उसकी तरफ सेंसिटाइज होंगे। तो यही सबसे बेस्ट होगा और ये एक्टिविटी सबसे बेस्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, नेहा वाइल वर्किंग ऑन अ मैग्नेट राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन हर कॉपी। जो नेहा है चुंबक पर कार्य करते समय अपनी पुस्तिका में वो कुछ कथन लिखती है। तो वो ये ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस वाला, अवलोकन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। अब इसमें हमें यही पहचानना है कौन सा अवलोकन है और कौन सा आपका निष्कर्ष है। मैंने क्या बताया है, जब कोई चीज़ आपने देखी और उसको बता दिया बस एज इट इज़ लिख के, देखा हुआ ऐसे ही बताना क्या होता है, वो आपका अवलोकन होता है कि जो आपने देखा वही लिख कर बता दिया। लेकिन उससे एक पर्टिकुलर रिजल्ट निकल कर आया और उस रिजल्ट को एक्सप्लेन करना इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, वो आपका क्या होता है, वो आपका इन्फ्रेंस होता है, निष्कर्ष होता है। अब देखिए यहाँ पर जब मैं ए की बात करती हूँ, नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट मूव अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट बी। एक मैग्नेट बी है और एक मैग्नेट ए है, दोनों के नॉर्थ पोल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो ये बात अगर मैंने कॉपी में लिखी है तो मैंने जो देखा वो लिख दिया, तो ये मेरा क्या है यहाँ पर, ये मेरा क्या हो जाएगा, अवलोकन हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। और उससे मैंने क्या हुआ, उससे एक रिजल्ट निकल कर आया, उससे मेरे माइंड में एक आइडिया सेट हो गया। क्या सेट हो गया मेरे माइंड में, एक स्टेटमेंट की जो लाइक पोल्स होते हैं मैग्नेट के वो हमेशा रिपेल करते हैं, चुंबक के जो एक समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे का प्रतिकर्षण करते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट है जो बाद में निकल कर आया और ये हर बार ऐसे ही रहेगा। तो ये बी मेरा यहाँ पर क्या है, ये मेरा निष्कर्ष है, इन्फ्रेंस है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट जब ये आपका सीटेट होगा वहाँ पर भी जरूर देखने को मिलेगा कि आपसे पूछेगा कौन सा ऑब्जर्वेशन है, कौन सा निष्कर्ष है या इन्फ्रेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, असर्शन, अभिकथन और कारण दिया है, इसी से हमें इनको पहचानना है। लर्नर मिसकंसेप्शन इन मैनी साइंस टॉपिक टेंड टू बी स्टेबल एंड रेजिस्टेंस टू चेंज। ये पॉइंट बहुत ही
पॉजिटिव पॉइंट है और इसको याद रखना है कि ये जब भी क्वेश्चंस में पॉइंटों में दे रखे होंगे अगर ऑप्शन में, तो ये पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। विज्ञान में कई विषयों में शिक्षार्थियों को भ्रांतियां जो होती हैं वो स्थायी और परिवर्तन विरोधी होती हैं। बिल्कुल बच्चे के मन में साइंस को लेकर, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल बहुत बार दिया है कि वो वाला एग्जाम्पल कि बच्चा को लगता है कि वो पानी में डूब जाएगा, स्विमिंग पूल में वो जाना नहीं चाहते, उनको डर होता है कि वो डूब जाएंगे, लेकिन नहीं, टीचर वहाँ पर फिर उनको कॉन्सेप्ट बताता है धीरे धीरे कि नहीं, स्विमिंग भी की जाती है, बुआन फोर्स नीचे से लगती है, आप पानी जितना हटा रहे हो उतनी नीचे से फोर्स लगती है जिसकी वजह से आप तैर पा रहे हो। तो ये जो मिसकंसेप्शन है बच्चों की साइंस टॉपिक में वो स्टेबल होती है और उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। जब बहुत टाइम तक टीचर चीज़ें करा तब जाकर उनके माइंड में वो बदलता है, तो वो परिवर्तन विरोधी होता है, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। ये बात बिल्कुल सही है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है? दीज आइडियाज में ड्रॉ ऑन मोर देन वन स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। ये विचार एक से अधिक वैज्ञानिक संकल्पनाओं से उत्पन्न होते हैं। वो दो तीन चीज़ों को एक साथ मिक्स करके देखना शुरू कर देते हैं और इसी वजह से उनके माइंड में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सेट हो जाती हैं और उनको बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही बात सही है, असर्शन भी सही है, उसके पीछे का कारण जो है, रीज़न जो है वो भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर मेरा सही हो जाएगा, दोनों सत्य हैं और आर जो है उसकी सही व्याख्यान जो है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 ये जो है इंग्लिश में नहीं मिल पाया क्योंकि जब बच्चे रेस्पॉन्स शीट भेजते हैं तो कुछ क्वेश्चन पर क्या हो जाता है, एक सिर्फ छोटी सी फोटो रह जाती है, वो सही से डाउनलोड नहीं होंगे जिसकी वजह से वो इंग्लिश में नहीं अवेलेबल हो पाया। वैज्ञानिक जो अन्वेषण होती हैं, रिसर्च होती हैं, खोज होती हैं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नेगेटिव पॉइंट जो है, गलत जो स्टेटमेंट है वो हमको यहाँ पर बतानी है। आंकड़े और प्रमाण एक समान होते हैं, देखिए यही यहाँ पर गलत हो जाएगा। आंकड़े जो होते हैं वो कभी भी प्रमाण के जो है वो एक समान नहीं। देखिए आंकड़े हमारे गलत हो सकते हैं, हम कुछ आंकड़े बिठाते हैं कि अच्छा ये चीज़, लेकिन उससे जो प्रमाण निकल कर आया वो जरूरी थोड़ी उन आंकड़ों से मैच खाए, वो उनसे अलग भी हो सकता है। तो आंकड़े और प्रमाण जो होते हैं वो कभी भी समान नहीं होते और यही यहाँ पर जो है हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 और ये भी प्रीवियस ईयर से रिपीट करा हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन अ लॉ एंड अ थ्योरी इन साइंस? विज्ञान में नियम और सिद्धांत के बीच विभेदन की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम रूप से व्याख्यान करता है, ये हमको बताना है। अब यहाँ पर समझ भी लीजिए, ये क्वेश्चन आगे भी 100% बनेगा। देखिए जो लॉज होते हैं ना और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट रिसर्च करने के बाद, बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद बनाए जाते हैं, वो कुछ जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं जो दी जाती हैं बहुत सारे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के बाद और उनको बदला नहीं जाता। जैसे न्यूटन के जो लॉज हैं वो क्या है, वो लॉज हैं, नियम हैं, वो बहुत सारी रिसर्च एक्सपेरिमेंट के बाद जो है वहाँ पर जनरलाइज फॉर्म में उनको स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया गया है और उनमें परिवर्तन नहीं होगा, वो चेंज नहीं होते, तो वो लॉ होती हैं। तो लॉ और जनरलाइजेशन, नियम जो होते हैं सामान्यकरण होते हैं, जबकि जो थ्योरीज होती हैं वो सिंपल एक्सप्लेनेशन होती हैं। आपने जो चीज़ देखी, आपने जो चीज़ करी, उसको अपनी फॉर्म में लिख दिया, एक्सप्लेन कर दिया, वो थ्योरी है। और थ्योरी जो होती है उनमें चेंज किया जाता है, उनमें जो है परिवर्तन होता है। तो ये आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर सही हो जाएगा। सिद्धांत जो होते हैं वो व्याख्यान होते हैं और ये सामान्यकरण होते हैं, ये जनरलाइजेशन होती हैं, ये स्टेटमेंट होती हैं और इनको बदला नहीं जाता, ये आसानी से बदली जा सकती हैं जो आपकी थ्योरीज होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर इससे मैच खाएगा। यहाँ पर और बाकी ऑप्शन देखेंगे, ये ओल्ड विधि है, थ्योरी जो है मॉडर्न है, ये बिल्कुल कोई भी अच्छा डिफरेंस जो है यहाँ पर नहीं होगा। ये यूनिवर्सल है, थ्योरी जो है पर्सनल और कॉन्सेप्चुअल बेस होती है, जैसे कोई एक्सीडेंट देखा नहीं, ये बात भी यहाँ पर जो है वो गलत है। लॉज आर नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट, नहीं, साइंटिस्ट के ये तो बिल्कुल ही निगेटिव हो गया। थ्योरीज आर नॉट, नियम जो होते हैं किसी वैज्ञानिक के नाम पर नामित होते हैं, जबकि सिद्धांत नहीं होते, सिद्धांत भी हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर डिफरेंस नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर बेस्ट आंसर जो है इसके लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग साइंस? विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ पर देखिए एक वर्ड तो था जो हम पीछे से पढ़ते आ रहे थे, ये प्रीवियस ईयरों में भी बहुत बार आया कि साइंस इज स्केप्टिसिज्म, और मैंने बोला है ये विज्ञान में पॉजिटिव पॉइंट होता है। विज्ञान जो होता है वो संशयवादी होता है, इनमें चीज़ों को लेकर डाउट बना रहता है ना, और जो है एक दूसरे में कॉन्ट्राडिक्ट, डिबेट, बहस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो साइंस जो होती है वो स्केप्टिसिज्म होती है। ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब देखिए एक नया टर्म यहाँ पर आया जो आगे भी आपको देखने को मिलेगा, ये क्या है, पर्सिमोनियस। ये देखिए जो पर्सिमोनियस होता है ये भी यहाँ पर सही होगा। विज्ञान जो है अल्पव्ययी होती है। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, एक्सपेरिमेंट रिसर्च करे बहुत जाते हैं, चीज़ों को बड़ा बड़ा करा जाएगा, लेकिन बाद में क्या होता है, एक छोटा सा पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है उससे निकाल लिया जाता है, उसका एक निचोड़ जो है निकाल लिया जाता है, उसको छोटे से छोटा रखा जाता है। तो वो क्या होता है, साइंस जो होती है क्या होती है, पर्सिमोनियस होती है, अल्पव्ययी होती है। ये बात भी यहाँ पर सही हो जाएगी। अब देखिए पर्सिमोनियस क्या होता है, प्रिंसिपल, एक ऐसा प्रिंसिपल दैट द मोस्ट
एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ द अकरेंस, मतलब हमने बहुत सारी एक्सप्लेनेशन करी लेकिन जो उसमें मोस्ट एक्सेप्टेबल होगी उस, या कोई फिनोमिना है, कोई इवेंट है, उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में दे दिया है, इन्वॉल्विंग द फ्यूएस्ट एंटिटीज़ हैं, एजप्शन है और चेंजेस हैं, मतलब उसका कंक्लूजन, उसका जो सार है वो हमने बाद में बता दिया। वही साइंस में होता है कि पूरा ऐसा नहीं पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, बैठा रहे हैं पूरा नहीं। अब क्या है, जैसे न्यूटन का लॉ है, वो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट आ गई थर्ड लॉ में, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो मोस्ट एक्सेप्टेबल जो है एक्सप्लेनेशन वहाँ पर हमने ली जो सिंपलेस्ट है ना, फ्यू है, छोटी है, तो वो वहाँ पर लेते हैं, वो आपका पर्सिमोनियस में आ जाता है। तो मुझे लगता है अभी आपको क्लियर भी हो गया होगा काफ़ी हद तक कि विज्ञान जो होती है वो अल्पव्ययी है। तो दोनों पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव हैं, मतलब थर्ड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, ए और बी आर ट्रू, दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट कॉन्टेम्पररी अंडरस्टैंडिंग ऑफ असेसमेंट इन साइंस, विज्ञान के आकलन की समकालीन समझ को निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पर प्रतिबिंबित करता है, ये हमको बताना है। सेम, अब देखिए अगर क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, आप ऑप्शन देखिए, आप ऑप्शन में से देखिए 4 ऑप्शन में कौन सा बेस्ट होगा। अब ये तो हमको पता चल गया कि हमें पॉजिटिव पॉइंट ढूंढना है। सेम टाइप ऑफ टास्क शुड बी गिवन टू ऑल द स्टूडेंट फॉर पैरिटी, समकक्षता के लिए सभी विद्यार्थियों को एक प्रकार के कार्य देने चाहिए। नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता, सब बच्चे अलग हैं, सबकी करने की क्षमता अलग होती है, तो सबको एक तरह का टास्क नहीं देना चाहिए, अदरवाइज तो वो कॉपी कर लेंगे। और साइंस में कॉपी नहीं होती, अलग अलग टास्क जो है बच्चों को दिए जाते हैं ताकि वो अपने तरीके से सोचें और उन्हें अपने तरीके से कर पाएँ। तो ये कहीं ना कहीं से भी आकलन के लिए जो है अच्छा नहीं होगा विज्ञान में, तो ये तो हट गया। यूज़ ऑफ, और इससे हम फिर बच्चे तो अलग अलग हैं तो उनका एक जैसा आकलन थोड़ी कर सकते हैं, तो इस वजह से भी बाहर है। यूज़ ऑफ साइंटिफिक वोकैबलरी नहीं आएंगे, जब भी वोकैबलरी का टर्म आता है वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग करके आकलन करेंगे। सर्वोत्तम कसौटी होनी चाहिए, ये भी हमारा क्या हो गया, आपका निगेटिव पॉइंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया असेसमेंट का आकलन का नहीं होगा। प्रोसेस स्किल शुड बी अ पार्ट ऑफ फॉर्मल असेसमेंट, प्रक्रिया कौशल औपचारिक आकलन का भाग होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, जैसे प्रोसेस स्किल क्या है, जैसे लेबोरेटरी में बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं तो टीचर सबको देख रहा है कौन कैसे कार्य कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो बच्चे के बारे में जान जाएगा। और वो जो फॉर्मल असेसमेंट है जो कार्य के बीच में ही किया जाता है बच्चों की कमियों को जानने के लिए, तो ये जो प्रोसेस स्किल है ये उसी का पार्ट होना चाहिए, और इसके थ्रू जो है हम आकलन जो है वो वहाँ पर जो है विज्ञान में आकलन की जो समकालीन समझ है वो यहाँ पर दिख जाएगी। तो प्रोसेस स्किल शुड बी अ पार्ट ऑफ फॉर्मल असेसमेंट, ये जो है प्रक्रिया कौशल जो है औपचारिक आकलन का भाग होना चाहिए। तो ये पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है। बाकी इंटरडिसिप्लिनरी, मैंने आपको बताया साइंस का नेचर कैसा होता है, विज्ञान की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, इंटरडिसिप्लिनरी होती है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। और ये यहाँ पर कहता है इसको नहीं देने चाहिए, ये असेसमेंट में यूज़ नहीं होने चाहिए, जबकि ये असेसमेंट में यूज़ आकलन में यूज होने चाहिए। तो फोर्थ भी नेगेटिव पॉइंट है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, इन ऑर्डर टू मेक साइंस क्लासरूम इंक्लूसिव द टीचर नीड टू, विज्ञान की समावेशी कक्षा बनाने के उद्देश्य में शिक्षक को आवश्यकता होगी किसकी, ये हमको यहाँ पर बताना है। समावेशी कक्षा वही कक्षा है जहाँ पर अलग अलग तरह का बच्चा है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, कोई रीडिंग में, कोई राइटिंग में, अलग अलग एक्टिविटी में बच्चे अच्छे हो सकते हैं। कोई बच्चा जो होता है उसमें कोई विकार भी हो सकता है, कोई मंदबुद्धि भी हो सकता है थोड़ा सा, है ना, कोई इंटेलिजेंट भी हो सकता है। तो वो जहाँ पर हर तरह का बच्चा है, अलग अलग मातृभाषा के बच्चे जो है वहाँ पर जिनकी बेसिक लैंग्वेज है वो अलग हो सकती है, वो आपकी इंक्लूसिव क्लासरूम जो है वो होती है। वहाँ पर टीचर को किस चीज़ की नीड होगी, किसकी आवश्यकता होगी, ये हमको बताना है। पे मोर अटेंशन टू हाई अचीवर, उच्च क्षमताओं के विद्यार्थियों पर अधिक ध्यान देगा। इससे तो जो बच्चे वीक हैं उनमें निगेटिविटी आ जाएगी और वो और भी ज़्यादा वीक हो जाएंगे और वो गलत दिशा में जो है वहाँ पर चले जाएंगे, तो ये तो निगेटिव पॉइंट है। अलाउ सेल्फ पेस्ड लर्निंग, अब देखिए ये न्यू टर्म आया इस बार, और याद रखेंगे ये साइंस में पॉजिटिव टर्म होगा। स्वचाल अधिगम को मान्यता देनी चाहिए। सेल्फ पेस्ड लर्निंग वो होती है जैसे सेल्फ स्टडी टाइप से, जैसे आप समझिए ऑनलाइन क्लास है, बच्चे ने उसको डाउनलोड कर लिया, एक बच्चा क्या होता है एक ही बार में उसको समझ में आ रहा है, एक बच्चा क्या कर रहा है उसको रिपीट करके 2-3 बार में देख रहा है, एक थोड़ा फास्ट मोड में देख रहा है, एक थोड़ा धीरे करके देख रहा है। तो सेल्फ पेस्ड लर्निंग में क्या होता है ना, बच्चा अपना आसानी से अपने कंफर्ट जोन में चीज़ों को कर पाता है। ठीक है, अगर ऐसे एक बच्चे को रीडिंग धीरे धीरे होती है तो वो आसानी से अपने धीरे धीरे अपने टाइम में अपने अनुसार जब चीज़ों को करता है बच्चा, तो वो सेल्फ पेस्ड लर्निंग होती है। और ये
जो आपकी कैसी समावेशी कक्षा है वहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो इसको अलाउ करना चाहिए, ये यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। एक स्टैंडर्डाइज कैरिकुलम होना चाहिए। देखिए जब समावेशी कक्षा है तो वहाँ पर कभी भी मानकीकृत जो पाठ्यचर्या है वो नहीं हो सकती। कि स्टैंडर्ड कैरिकुलम बना दिया तो वो सभी के लिए इक्वल नहीं होगा, हर बच्चे के लिए टीचर को अलग तरीके से देखना होगा। तो ये नेगेटिव पॉइंट है। डिलीट डिफिकल्ट टास्क फॉर सम लर्नर। देखिए जो बच्चे वीक हैं, कभी कभी टीचर ऐसा करते हैं और आज भी कर लेते हैं, पहले भी, कि इंटेलिजेंट बच्चों को तुम ही करके लाओ इस चीज़ को, है ना। इससे क्या होता है, जो वीक बच्चा है कहीं ना कहीं वो घबरा जाता है, या फिर ये बोल देते हैं कि आप टास्क करो ही मत, है ना। तो कुछ टास्क जो है वो डिलीट करा देते हैं कुछ बच्चों के लिए कि आपके लिए ये टास्क है ही नहीं, तो उससे बच्चे और उनके अंदर हीन भावना आ जाती है, और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो उनको कहीं ना कहीं चिढ़ाने लगती हैं। तो ये भी बहुत नेगेटिव पॉइंट होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर बेस्ट होगा और सबसे बेहतर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। देखिए वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक करा करें, कोई फोर्स नहीं है, अगर दिल से अच्छा लगता है तो उसको लाइक कर दिया करें, बस यही मेरे लिए एक मोटिवेशन रहता है आपकी तरफ से। Which of the following activity is most desirable in explaining the difference between density and heaviness? अब देखिए ये पैडागोजी में क्वेश्चन है, आपसे कोई इनकी डेफिनेशन नहीं पूछ रहा। घनत्व और भारीपन में विभेदन की व्याख्यान के लिए कौन सा क्रियाकलाप अधिवांछनीय होगा, सबसे बेस्ट होगा, डिजायरेबल होगा, ये हमने बताना है। देखिए एक्सप्लेन करना कभी भी अच्छा नहीं होता। बच्चों को हमेशा क्या करानी चाहिए, सबसे पहले सबसे पहले एक्टिविटी करानी चाहिए, खुद से उनको करने के लिए कुछ देना चाहिए। उनको जो चीज़ नहीं पता है हमें ऐसे कार्य कराने चाहिए जिससे वो खुद से उन चीज़ों को धीरे धीरे समझने लगे। डिफाइनिंग डेंसिटी ऑपरेशनली, घनत्व को परिभाषित करना नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। परिभाषित कर देंगे तो बच्चे को समझ में क्या आएगा। गिविंग अपॉर्चुनिटी टू हैंडल वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट शेप साइज एंड मटेरियल, बिल्कुल विभिन्न आकार, माप और पदार्थ की वस्तु के साथ कार्य करने के अवसर देना। और जब बच्चे अलग अलग शेप साइज मटेरियल के जो ऑब्जेक्ट हैं उनको देखेंगे, उन पर वर्क करेंगे, उनको पानी में डालेंगे या अलग अलग चीज़ों पर उन पर कार्य करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो डेंसिटी और हैवीनेस का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर जो है वो समझ पाएंगे। तो ये यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है। बाकी डेमोन्स्ट्रेशन यूजिंग फिजिकल बैलेंस, देखिए टीचर डेमो नहीं करेगा, वो साइंस में अच्छा नहीं होता। साइंस में अच्छा वही होता है जहाँ पर इंक्वायरी बेस्ड जो है लर्निंग होती है, जहाँ पर बच्चे खोज करते हैं सेल्फ से। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर बेस्ट होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने ये 23 जनवरी के सारे क्वेश्चन देखे। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से बने